दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती रिया रातों दिन ये सपना देख रही थी कि मुझे जल्द से जल्द फेमस होना है। तो 16 साल की रिया पढ़ाई में तो एवरेज थी, लेकिन उसके पास एक्टिंग का टैलेंट था, जिसके चलते वो फेमस हो सकती थी। लेकिन उसकी कम उम्र और कम एक्सपीरियंस की वजह से कामयाबी मिलना मुश्किल था। और चलो मान लें कि वो किसी अच्छे थिएटर एक्टिंग ग्रुप से जुड़कर फेमस हो भी जाती, तो भी ज्यादा से ज्यादा अपने शहर में। लेकिन उसे तो हासिल करना था वो मुकाम जिससे उसे उसका शहर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पहचाने। इसके अलावा एक प्रॉब्लम यह भी थी कि घर वालों को उसका ये सपना समझ ही नहीं आ रहा था। उनके लिए तो ऐसी कामयाबी के बारे में सोचना भी बहुत दूर की बात थी। ऐसे में अब रिया को ही ढूंढना था वो तरीका जिससे वो एक्टिंग की दुनिया में एक जाना माना चेहरा बन सके। तो अपने कुछ दोस्तों से बात करके उसको ये तो पता चला कि इसके लिए डिजिटल वर्ल्ड में एंटर होना ही सबसे बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां उम्र और एक्सपीरियंस नहीं बल्कि टैलेंट देखा जाता है, जहां जान पहचान नहीं बल्कि मेहनत देखी जाती है, और जिसके लिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर सिर्फ वक्त और जुनून लगता है। लेकिन ये डिसाइड करने के बाद अब उसे चाहिए था एक प्रॉपर तरीका और डिजिटल वर्ल्ड में ग्रो होने का मोटिवेशन, जिसके लिए उसने कुछ जाने माने डिजिटल क्रिएटर्स की इंस्पायरिंग स्टोरी सुनी, जिससे उसे पता चला कि आखिर उसे क्या करना है और कैसे करना है। तो क्या आप भी एक फेमस क्रिएटर बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या सीखा रिया ने? तो उसके लिए बस आपको कुकू एफएम की ये बुक सुननी है, जो कि डिजिटल क्रिएटर्स के लिए किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं है। इसकी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनकर आप मोटिवेट तो होंगे ही, साथ ही आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आखिर किस तरह से एक फेमस डिजिटल क्रिएटर बना जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या किया भुवन बाम, आशीष चंचलानी, प्राजक्ता कोली और यशराज मुखाटे जैसे क्रिएटर्स ने। दोस्तों, एक लड़के ने अपने YouTube चैनल पर कॉन्डोम का मजाक बनाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके बाद वीडियो ठीक ठाक चल गया। तो फिर उसका ये वीडियो देखकर एक कॉन्डोम की कंपनी ने उसे अपने प्रोडक्ट के एंडोर्समेंट के लिए ऑफर दिया। अब क्योंकि लड़के के लिए ये उसके जीवन की पहली ब्रांड डील थी, तो उसने एक ही झटके में हाँ बोल दिया। अब उसके पेरेंट्स को तो इसके बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। और तो और सिचुएशन देखिए ऐसी आई कि कंपनी ने डिब्बा भर कॉन्डोम उसके घर पर भेज दिए, और उस पैकेट को रिसीव पता है किसने किया? लड़के के पापा ने। अब जरा पूरी सिचुएशन को इमेजिन करके देखिए। मुझे पता है आप हंस रहे होंगे, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ये हैं यूट्यूब स्टार भुवन बाम, जिन्होंने केवल 15 फेसबुक व्यूज से अपना करियर शुरू करके भारत के सबसे पहले 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाले डिजिटल क्रिएटर बनने का रिकॉर्ड बनाया था। और आज उनके 26 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं। इसी के साथ अब जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं टैलेंट को मोनेटाइज करने की, तो साफ शब्दों में कहना ज्यादा ठीक होगा कि भुवन की मंथली सैलरी जो कि ब्रांड एंडोर्समेंट से उनको मिलती है वो है तकरीबन 3 करोड़, और यूट्यूब पर एक कंटेंट अपलोड करने पर वो तकरीबन 25 से 95 लाख रुपए हर महीने कमाते हैं। वाह, सच अ बिग अमाउंट। मतलब यार, वो अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं और अपने टैलेंट को दुनिया में दिखाकर पैसे भी कमा रहे हैं, वो भी इतना बड़ा अमाउंट। दोस्तों, मुझे पता है कि आपके अंदर से भी अब यही आवाज निकली होगी। तो क्या अब आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि उन्हें ये कामयाबी मिली कैसे? दोस्तों, 22 जनवरी 1994 को बड़ौदा में जन्मे भुवन दिल्ली के स्कूल में पढ़े। उनका मन पढ़ाई में कम और फिल्मी डायलॉग्स में ज्यादा लगता था। वो डुडलिंग भी बहुत अच्छी कर लेते थे। बचपन में उनकी मां ने उनको क्लासिकल म्यूजिक की क्लास जबरदस्ती ज्वाइन करवाई, जहां शुरू में तो भुवन को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, मगर जब उन्हें यह समझ आया कि शास्त्रीय संगीत ही हर तरह के संगीत की नींव है, तो वो उसे अपना पूरा ध्यान लगाकर सीखने और समझने लगे। और फिर धीरे धीरे म्यूजिक उनके जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गया। अब भुवन का एक ही सपना था, म्यूजिशियन और गायक बनना। लेकिन फिर मां की जिद के चलते उन्होंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया, और 18 साल की उम्र में पढ़ाई के साथ साथ अब वो दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में गाना परफॉर्म करने लगे।
जहां उनकी सैलरी थी सिर्फ 3,000 रुपये पर मंथ। उसी दौरान एक दिन किसी न्यूज चैनल पर कश्मीर में आई बाढ़ की खबर चल रही थी, जहां पर एक न्यूज रिपोर्टर एक मां जिसका बच्चा बाढ़ में बह गया था उससे सवाल कर रहा था कि बच्चे को बाढ़ में खोकर आपको कैसा लग रहा है। इस सवाल ने भुवन को जैसे झकझोर कर रख दिया। उन्होंने तब अपने नए खरीदे हुए स्मार्टफोन से इसी सवाल पर तंज कसती 15 सेकंड की एक वीडियो बनाई और फेसबुक पर अपलोड कर दी, जिस पर आए तो केवल 15 व्यूज, मगर उन्हें कौन रोक पाया। उन्होंने एक नया फेसबुक पेज बनाया बीबी की वाइन्स नाम से, जिसमें उन्होंने भर भर कर डबल मीनिंग वीडियो से लेकर कॉमेडी वीडियो बना बनाकर अपलोड कर डाले और 8 महीनों में उनकी फैंस फॉलोइंग 8 लाख हो गई। तब एक दोस्त के कहने पर उन्होंने यूट्यूब ज्वाइन किया और फिर डिजिटल दुनिया में छा गए। दोस्तों, 2020 में भुवन फोर्ब्स मैगजीन के अंडर 30 डिजिटल कंटेंट क्रिएटर की लिस्ट में शामिल थे। 2019 में प्लस माइनस नाम की एक शॉर्ट फिल्म का कंटेंट लिखने पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और 2016 से 2022 तक MTV और TVF के साथ उन्होंने ढेरों प्रोजेक्ट्स किए हैं और तो और वो अब गाना गाने के अपने सपने को भी पूरा कर रहे हैं। जबकि एक समय था जब भुवन ने न जाने कितनी म्यूजिक कंपनीज को अप्रोच किया, पर वो हर जगह से रिजेक्ट हुए। यहां तक कि उन्होंने अपने बुरे दिनों में डोमिनोज में डिलीवरी बॉय की जॉब के लिए भी अप्लाई किया था, तब वहां से भी वो रिजेक्ट हुए। पर रिजेक्शन को उन्होंने कभी निराशा में बदलने नहीं दिया, बल्कि आज भी भुवन हर कंटेंट को यूट्यूब पर डालने के बाद 30 मिनट तक ऑनलाइन बैठकर क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, फिर सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने फैंस से बात करते हैं और अपनी गलतियों से सीखकर वो अगली बार कुछ और नया करने की कोशिश करते रहते हैं और यही बात उन्हें हर बार पहले से और ज्यादा कामयाब बनाती है। दोस्तों, आज भी भुवन बाम इतनी भीड़ में सबसे अलग दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको कंपटीशन देने वाला कोई है ही नहीं। कंटेंट क्रिएटर्स तो बहुत हैं, पर फिर भी भुवन ने जो जगह बनाई है वो कोई और नहीं ले पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि भुवन में जज्बा है। जज्बा है कुछ अलग कर दिखाने का। उन्होंने भीड़ से अलग दिखने के लिए पहले भीड़ के बीच में होना चुना। कंटेंट क्रिएशन के लिए उन्होंने अंग्रेजी के बजाय चुनी अपनी हिंदी भाषा और उसमें लगाया दिल्ली स्पेशल स्लैंग का तड़का। जहां बाकी लोग किसी का मजाक बनाना ह्यूमर मानते हैं, वहीं भुवन कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट लिखते हैं कि आखिरी में कुछ न कुछ सबक सीखने को मिलता है। उनकी टारगेटेड ऑडियंस है कॉलेज जाने वाले यूथ और मिडिल क्लास फैमिलीज। उनके वीडियोस हमारी ही रोजमर्रा की समस्याओं पर बने होते हैं, जिसमें एक तरह का सटायर होता है। अगर आप उन्हें देखते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि भुवन ने अपनी स्क्रिप्ट में जो 19 कैरेक्टर्स दिखाए हैं, जिन्हें देखने पर लगता है कि अरे यार, ये तो मेरे ही घर और आस पड़ोस की बात हो रही है। दरअसल वो कैरेक्टर करते तो अकेले भुवन ही हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो कैरेक्टर्स काल्पनिक नहीं बल्कि भुवन के परिवार वाले ही हैं। खासकर टीटू मामा का कैरेक्टर। इसी टीटू के नाम पर उन्होंने एक शो भी शुरू किया, टीटू टॉक्स, जिसमें उन्होंने कई बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार्स का इंटरव्यू भी लिया, जिसमें सबसे ज्यादा व्यू वाला इंटरव्यू बना उनका जॉनी सीन्स के साथ वाला वीडियो। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि भुवन एक्सपेरिमेंट करने से कभी भी नहीं डरते। दोस्तों, भुवन से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिलती है वो ये है कि वो अपने दुख को अपने काम पर हावी नहीं होने देना है। भुवन के भाई अमन, जो कि अभी पेशे से पायलट हैं, उनके एक्सीडेंट के बाद भुवन टूट से गए थे, मगर उन्होंने अपने किसी भी वीडियो कंटेंट से कभी जाहिर नहीं होने दिया कि वो किसी तरह के दुख से गुजर रहे हैं। इसके बाद 2020 में कोविड के कहर में भुवन ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया, जो कि उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम थे। पर फिर भी भुवन डटे रहे और हंसाते रहे हम सबको। ऐसे ही भुवन की एक और बात उन्हें सबसे अलग बनाती है, और वो ये है कि वो ब्रांड एंडोर्समेंट के नाम पर कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाते जो कि स्क्रिप्ट को सूट ना करे। उनके चुने हुए ब्रांड उनकी स्क्रिप्ट में आसानी से फिट बैठने वाले होते हैं। जैसे कॉन्डोम वाली ब्रांड को प्रमोट करना भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स और सेक्सुअल अवेयरनेस का हिस्सा था,
लेंसकार्ट का प्रमोशन वो अपनी स्क्रिप्ट कैरेक्टर को लेंसकार्ट के ग्लासेस पहनाकर करते हैं, यानी कि उनकी वीडियो में कोई भी ब्रांड की एंडोर्समेंट जबरदस्ती थोपी हुई नहीं लगती। इससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ भुवन और उनकी टीम के लिए कमाने भर की बात नहीं, बल्कि लोगों को अपने साथ बांधे रखने की बात है, विश्वास पर खरा उतरने की बात है। इस किताब के लेखक हर्ष और मनीष ने जब किताब लिखते वक्त भुवन से बात की थी, तो भुवन ने बताया कि किस तरह से वो शुरू में वीडियोस केवल मस्ती के लिए बनाते थे, मगर अब उन्हें यह सब एक सोशल जिम्मेदारी सा लगता है। वो हर वीडियो, हर कंटेंट में कुछ मीनिंगफुल डालने की कोशिश करते हैं। भुवन कहते हैं कि जिस दिन आपने अपने आप को 30 मार खान समझ लिया, वो दिन डिजिटल दुनिया में आपका आखिरी दिन होगा, क्योंकि यहाँ हर पल नया चाहिए, हर पल अनोखा चाहिए। कंटेंट भले ही कम हो, पर क्वालिटी कंटेंट हो। दोस्तों, भुवन की एक बात जो मुझे प्रभावित कर गई वो ये कि हमेशा सेल्फ डाउट में रहो, क्योंकि सेल्फ डाउट से निकलने के लिए आप हर बार पहले से और ज्यादा मेहनत करते हैं। और दूसरा ये कि कुछ अलग करने की आग है तो जरूर करो, पर अपनी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज कभी मत करो। भुवन का डाउन टू अर्थ नेचर इसी से पता चलता है कि उन्होंने कभी भी अपने परिवार वालों और दोस्तों के सामने ये नहीं दिखाया कि वो कोई सेलिब्रिटी बन चुके हैं। यहाँ तक कि एक बार जब भुवन के पिता ने उनको साथ में शॉपिंग चलने को कहा, तो पहले तो भुवन ने कहा कि उनकी वजह से भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिस पर उनके पिता को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ और जिद के आगे मजबूर होकर भुवन चले तो गए शॉपिंग पर, मगर उनके मार्केट पहुंचने पर उन्हें देखने के लिए सच में इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा ट्रैफिक संभालने और भीड़ हटाने के लिए। यहाँ तक कि पुलिस ने ही भीड़ में गुम हुए भुवन के माता पिता को खोज कर दिया। बताइए, हम में से अगर ऐसा वाकया किसी के साथ हो तो हम तो अपने आप को भाई क्लाउड 9 पर समझेंगे। तो दोस्तों, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि भुवन किस नेचर के हैं, क्योंकि बेफिक्र होकर ही आप अपने काम से ईमानदारी दिखा सकते हैं। दोस्तों, प्रेशर में तो बस चावल से खिचड़ी ही बनती है, मगर बिरयानी का स्वाद तो धीमी आंच पर ही आता है। क्यों दोस्तों, आ गया ना मुंह में पानी। तो भाई, ये थी भुवन बाम की कहानी। और अब अगले एपिसोड में हम जिस डिजिटल क्रिएटर की कहानी सुनने वाले हैं, उन्होंने तो अपनी लाइफ में अमीरों वाले कंफर्ट को ठुकरा कर स्ट्रगल को चुना है। बस आप सुनते रहिए कुकू एफएम। दोस्तों, एक 8th क्लास के स्टूडेंट के अंदर फिल्मी कीड़ा इस कदर था कि वो जब भी मुंह खोलता तो सबको हंसाता जरूर, मगर स्कूल में किसी भी ड्रामा या स्किट में उसे नहीं चुना जाता था, क्योंकि उसके लिए फिट बॉडी, सुंदर चेहरा और बेफिक्र अंदाज चाहिए होता था। पर वो लड़का तो चब्बी चब्बी सा, गोलू मोलू और शर्मिला भी था। फिर एक दिन क्लास में उसे पीटी टीचर की एक्टिंग करते हुए सोशल साइंस की टीचर ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसे वार्निंग जरूर मिली, पर साथ में स्कूल के ड्रामे में एक रोल भी मिल गया। लेकिन उसके बावजूद वो लड़का न जाने क्यों ठीक से मौके का फायदा नहीं उठा पाया। कुछ समय के बाद फिर से किसी नाटक में रिप्लेसमेंट के तौर पर उसे बुलाया गया। इस बार उस लड़के ने बताए हुए डायलॉग तो बोली ही, मगर इस बार उसने अपनी ह्यूमर का तड़का भी लगा दिया। और बस फिर क्या था, फिर रिप्लेसमेंट नहीं, सीधा मेन रोल उसी की झोली में आया। और तब से उस लड़के पर एक्टिंग का ऐसा खुमार छाया कि वो हॉलीवुड तक पहुंच गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आशीष चंचलानी की, जिन्होंने उल्हासनगर के चेन ऑफ थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस के मालिक के घर के चश्मो चिराग, जिन्होंने सारे ऐशो आराम छोड़कर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बनने की ठानी और आज वो यूट्यूब की दुनिया में खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। अब आप बोलेंगे, इसमें क्या अलग है, ये भी तो यूट्यूब पर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं और कॉमेडी करना ही इसका टैलेंट है, जिसके बारे में तो हम बीते एपिसोड में भुवन बाम की कहानी सुन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आशीष चंचलानी अगर अलग कंटेंट नहीं बना रहे होते, अगर उनकी स्क्रिप्ट में फ्लेवर नहीं होता, तो आज उनके 40 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स नहीं होते। अलग और अनोखा ही अपील करता है। ये बात आशीष को अपने पहले वीडियो को फेसबुक पर अपलोड करते वक्त ही समझ में आ गई थी। आशीष ने शुरू में हमेशा हाई स्कूल जाने वाले बच्चों के हिसाब से कंटेंट क्रिएट किए, जिसमें ह्यूमर और बेबाक मस्ती थी।
दोस्तों, उनकी यूनिकनेस है उनका सिंधी एक्सेंट में बोलना। वो उस टच को बदलने की कभी कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये टच ही उनके डायलॉग डिलीवरी में एक्स्ट्रा फील ऐड करता है। आशीष ने सिविल इंजीनियरिंग करने के दौरान अपना यूट्यूब चैनल आशीष चंचलानी वाइन्स शुरू किया। पढ़ते पढ़ते कई बार उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग कर लेनी चाहिए, मगर घर वालों के पूरे सपोर्ट के चलते उन्होंने अपनी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अपने अनूठे कंटेंट, परफेक्ट टाइमिंग ऑफ डायलॉग डिलीवरी और चार्मिंग लुक एंड एक्सप्रेशन से आशीष ने अपना एक अलग मुकाम बनाया है। आज बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स के साथ आशीष कोलैबोरेट कर रहे हैं। यहां तक कि आशीष ने हॉलीवुड के मार्वल स्टूडियोज के साथ भी काम किया और साथ ही मैन इन ब्लैक में कैमियो रोल भी परफॉर्म किया। दोस्तों, एक साधारण सा लड़का जिसे बोलने में भी शर्म आती थी, और आज वो कहां से कहां पहुंच गया। और सिर्फ पहुंचा ही नहीं, आज भी वहां टिका हुआ है, वो भी सिर्फ अपने साधारण स्वभाव की वजह से। दोस्तों, अपने करियर की शुरुआत में तकरीबन 2 साल तक आशीष यूट्यूब पर कंटेंट तो डालते थे, पर उन्हें मिलता कुछ भी नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि रोज 14 से 18 घंटे मेहनत करके बनाया गया वीडियो और कमाई के नाम पर एक पैसा भी नहीं। हम और आप होते तो डीमोटिवेट होकर कब का छोड़ देते, मगर आशीष ने हार नहीं मानी। हालांकि बीच में ऐसा वक्त भी आया कि आशीष को लगा, यार सब छोड़ देना चाहिए, कमाई तो कुछ हो ही नहीं रही। मगर तब उनके पिता ने उनसे कहा, तुम्हारे 2000 फॉलोअर्स हैं जो तुम्हें देखते हैं, उनके लिए काम करते रहो, और आने वाले कुछ सालों में डिजिटल प्लेटफॉर्म ही तरक्की करने वाला है। बस फिर क्या था, जैसे पिता के रूप में मां सरस्वती उनसे बात कर रही हूं। उसके बाद आशीष को स्टार स्पोर्ट्स से एंडोर्समेंट का ऑफर मिला और पहली बार 70,000 जितना बड़ा अमाउंट आशीष ने कमाया। और पैसे से बड़ा तो वैसे भी कोई मोटिवेशन नहीं होता। और उसके बाद तो आशीष ने ऐसे ऐसे कंटेंट दिए जिसका कोई जवाब ही नहीं। दोस्तों, इंडस्ट्री में आशीष के भी कॉम्पिटिटर्स कम नहीं हैं, मगर आशीष का मानना है कि वो खुद को किसी से कंपेयर करना ही नहीं चाहते। उन्हें बस अपनी ऑडियंस और फॉलोअर्स को खुश करना है। इसीलिए हर बार कंटेंट स्क्रिप्ट लिखने से पहले वो इंस्टाग्राम पर अपनी ऑडियंस और फॉलोअर्स से बात करते हैं। उनसे पूछते हैं कि वो लोग अब आगे क्या देखना पसंद करेंगे, उन्हें पिछले वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा। और इस मामले में आशीष एकदम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। इसके साथ साथ आशीष एक और बात एकदम ट्रांसपेरेंट रहते हैं, और वो ये कि जब भी अपने किसी वीडियो में किसी ब्रांड की एंडोर्समेंट करते हैं तो वो सीधा सीधा बता देते हैं, इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा भाई, क्योंकि इन्होंने हमें पैसा दिया है। जो कि मजाक मजाक में बोला गया सच होता है। ऑडियंस को उनकी ये बात बहुत ही पसंद आती है कि एक तो वो ऐसी कोई भी ब्रांड प्रमोट नहीं करते जो किसी तरह की एडिक्शन या लत से जुड़ी हो, और ऊपर से वो प्रमोट करते हैं उसको भी खुलकर बता देते हैं। दोस्तों, आशीष ने रेप के अगेंस्ट भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने पॉर्न एक्ट्रेस का दर्द भी बताया था। उन्होंने पॉर्न की लत और पॉर्न की वजह से होने वाले सेक्सुअल अब्यूज के खिलाफ अपनी तरफ से आवाज उठाई थी, जो कि आसान नहीं था, क्योंकि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक उठाकर अपनी बात को रखना सबके बस की बात नहीं होती। और अगर आप इस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कुकू एफएम पर अवेलेबल एक और बुक समरी द पॉर्न मिथ सुन सकते हैं। खैर दोस्तों, अब आशीष डिजिटल दुनिया में उभरता एक सितारा है, तो उसे तो कोई तकलीफ ही नहीं होगी लाइफ में। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम ज्यादा पास्ट में ना जाते हुए 2020 के कोविड के दौर की बात करें तो वो आशीष के लिए डिप्रेशन और तकलीफ का समय बनकर आया था, और उस पर सुशांत सिंह राजपूत के अचानक चले जाने की वजह से वो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। उनके परिवार, दोस्तों सब ने समझाने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन आशीष ने सोचा लाइव आकर अपने फैंस और फॉलोवर्स से अपना दर्द बांट लूं। उनके लाइव वीडियो को जैसे भगवान स्वयं सुन रहे थे। और पता है भगवान ने आशीष की मदद के लिए किसे भेजा? गौर कीजिएगा, गोपाल दास जी को। गोपाल दास जी ने आशीष का वो वीडियो देखा और उन्हें लगा कि आशीष को इस वक्त मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है।
उन्होंने उस रात आशीष को कॉल करके बात की और उसके बाद लगातार अगले 3 दिनों तक आशीष की काउंसलिंग की, जिससे आशीष में एक पॉजिटिव बदलाव दिखने लगा। और उसके बाद आशीष ने रक्षाबंधन के वीडियो के साथ कमबैक किया। उसके बाद तो लगातार रिकॉर्ड ब्रेक कंटेंट आशीष देते रहे और आज भी हर कामयाब वीडियो के बाद वो गौर गोपाल दास जी को थैंक यू मैसेज करना नहीं भूलते। दोस्तों, अच्छे बुरे लम्हे हम सबके जीवन में आते हैं, मगर जरूरी ये है कि हम उन पलों से लड़ते कैसे हैं, निकलते कैसे हैं। आशीष ने भी ऐसे ही कई सारे चैलेंजेस का सामना किया। बचपन में जिस बच्चे के खाने पीने, उठने बैठने, यहाँ तक कि कपड़े पहनने के तरीके से भी जो रिश्तेदार चिढ़ते थे, आज वो सारे रिश्तेदार आशीष का नाम आते ही खुद को उनसे जोड़ना नहीं भूलते। हाँ भाई, कामयाबी चीज ही ऐसी है। पर हाँ, इस कामयाबी को आशीष ने भी भुवन की ही तरह कभी भी हावी नहीं होने दिया। दोस्तों, इस किताब के लिए हर्ष और मनीष को दिए इंटरव्यू में आशीष ने जिक्र भी किया है कि ये फॉलोवर्स, ये ऑडियंस पर ही उनकी कामयाबी टिकी हुई है। ये सब गए मतलब आपका करियर भी डूबा। तो हम डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स जो कुछ भी हैं, इसी ऑडियंस और इन्हीं फॉलोवर्स की वजह से ही है। दोस्तों, ब्रांड एंडोर्समेंट से तकरीबन 4 करोड़ और यूट्यूब से हर महीने तकरीबन 30 लाख के आसपास कमाने वाले आशीष ने एक अमीर परिवार में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने का गर्व हासिल किया। क्या स्ट्रगल करेगा बोलने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसीलिए कभी भी आप अपने टैलेंट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपके बारे में आपसे बेहतर राय और कोई बना ही नहीं सकता। तो करिए मन की और सुनिए तो किसी की भी नहीं, क्योंकि हमें हमारे मन की आवाज जो सुनी है, क्योंकि आवर हार्ट इज ऑलवेज राइट। अरे हाँ दोस्तों, इसी बात से याद आया कि द वे टू समवन्स हार्ट इज फ्रॉम हिज और हर स्टमक। मतलब कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है और पेट से पहले जुबान और आंखों को उसे पास करना पड़ता है। आप समझ ही गए होंगे कि आगे हम किसकी कहानी सुनने वाले हैं। और अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, बस पता चल जाएगा। आप सुनते रहिए कुकू एफएम। 1 कटोरी टैलेंट, आधा कप हिम्मत, 2 चम्मच विश्वास और चुटकी भर मदद। दोस्तों, क्या लगा था फिर कोई कहानी सुनने को मिलेगी? जी नहीं, इस एपिसोड की शुरुआत कहानी से नहीं बल्कि एक बेहद ही भद्दे और कड़वे सच से करते हैं। दोस्तों, हमारे परिवार और आसपास कई सारी फीमेल्स ऐसी होंगी जिन्होंने परिवार और बच्चों के लिए खुद अपने बने बनाए करियर को छोड़ दिया, पर एक वक्त के बाद उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह गया। क्योंकि कई बार काम सिर्फ पैसों के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए भी जरूरी होता है। परिवार, बच्चे, इन सब के साथ साथ एक फीमेल की अपने प्रति भी कोई जिम्मेदारी होती है। मगर सारी फीमेल्स ये सब समझ नहीं पाती, और जब तक समझती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा नहीं कि कोई मुकाम पाने के लिए वाइट कॉलर जॉब ही जरूरी है। आप घर बैठकर घर और बच्चे संभालने के साथ साथ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। डिजिटल रिवॉल्यूशन ने तो ये काम और आसान कर दिया है। और अब हम जिस सेलिब्रिटी की बात करेंगे वो कोई और नहीं बल्कि एक लोअर मिडिल क्लास घर की महिला है, जो पति को ऑफिस भेजती हैं, बच्चों को स्कूल और घर भर के काम भी करती हैं, और फिर फ्री होकर ढेर सारी रेसिपीज पर रिसर्च करती हैं, बाजार जाती हैं, राशन खरीदती हैं और रात को बच्चों के सोने के बाद यूट्यूब पर अपनी रेसिपीज के वीडियोस बनाकर अपलोड करती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कलकत्ता में जन्मी कविता सिंह के बारे में। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के 7 भाई बहनों में चौथे नंबर की कविता, जिसको हमेशा से ही बचपन में किचन की ही ड्यूटी मिलती। मतलब तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई की तरह कविता का किचन से पुराना नाता था। कॉलेज के बाद ट्यूशन के साथ साथ कविता माँ की एब्सेंस में पूरा किचन देख लेती थी, और माँ की तरह ही उन्हें खाने में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करना बेहद पसंद था। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कविता ने कॉरपोरेट जॉब ज्वाइन ही की थी कि घर में शादी की बात चलने लगी, और कविता की शादी मनीष से हो गई। शादी के बाद कविता मनीष के साथ यूके चली गई
अब यूके में इंडियन खाना तो मिलता नहीं, और मिलता भी है तो वो हमारे लोकल फूड जैसा तो स्वादिष्ट नहीं होता। तो कविता ने उसे घर पर ही यूट्यूब पर देख देख कर बनाना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों खाना बनाते बनाते उनकी नन्ही आंखों में एक ख्वाब आया कि काश किसी दिन मैं भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकूं। इसके कुछ सालों के बाद कविता और उनके पति अपने बेटे के साथ इंडिया वापस आ गए, पूना में सेटल हो गए। कविता बेटे के प्री स्कूल जाने के बाद बहुत ही बोर होने लगी, यानी कि अब तक जिसे बाल बनाने की फुर्सत नहीं मिलती थी, अब इतना वक्त खाली मिलने लगा कि उन्हें काम करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने अपने पति मनीष से बात की। मनीष ने उनके जीवन में उनके सपनों को पूरा करने वाली पहली नींव रखी, ये कहकर कि कुछ भी पैसों के लिए मत करो, जो तुम्हें खुश कर सके वो करो। बस फिर क्या था, कविता ने वो किया जो वो सब कब से करना चाहती थी, अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। कविता ने दोस्त से उधार में लिए ट्राइपॉड पर लंच में बना रही भिंडी का वीडियो शूट किया। उसे दोस्त और पति से एडिट करना सीखा और फिर उन्हें अपना पहला वीडियो एडिट करने में 10 दिन लगे, पर कविता ने फाइनली वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया, जिस पर सिर्फ दोस्तों और परिवार वालों के व्यूज थे। पर कविता रुकी नहीं, वो रोज कुछ न कुछ बनाती और वीडियोस अपलोड कर देती। ऐसे ही 6 महीने तक लगातार वो वीडियोस अपलोड करती रहीं। फिर एक दिन उन्हें पता चला कि यूट्यूब ने उनके अकाउंट में $1 ट्रांसफर किया है। मतलब 6 महीने की मेहनत का फल सिर्फ $1। दोस्तों सच सच बताइएगा कि अगर उनकी जगह आप होते तो क्या करते? मगर कविता जी ने बिल्कुल उसके उल्टा किया। उन्होंने इस कमाई से खुश होकर पिज्जा पार्टी रखी घर पर, जिसमें तकरीबन 2000 रुपए का खर्च हुआ। अब इस बात से ही समझिए कि वो कितनी पॉजिटिव और जिंदा दिल इंसान है, और ऐसे इंसान के साथ तो भगवान भी कुछ गलत नहीं होने देता। अगले दिन कविता ने गुलाब जामुन की रेसिपी का वीडियो अपलोड किया, पर यह गुलाब जामुन खोए से नहीं बल्कि ब्रेड से बने थे। ये थी कविता की अलग सोच की पहली सीढ़ी। बस हो गया वीडियो वायरल। 1 महीने तक लगातार 1 लाख व्यूज रोज मिल रहे थे, और इस तरह से उनकी लाइफ में आया असली टर्निंग पॉइंट। अब तो पुराने वीडियोस पर भी व्यूज बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में कविता के 6 लाख सब्सक्राइबर हो गए। फिर आया 2020 कोविड का साल, पर कविता के लिए यह साल जैसे कुछ नया लेकर आया। लोग बाहर का खाना खा नहीं रहे थे। न जाने कितने सारे बैचलर्स घर से दूर हो गए थे, जिन्हें खाना बनाना नहीं आता था। कविता ने उन सब के लिए आसान बेसिक कुकिंग वीडियोस बनाए, जैसे दाल चावल बनाना, आटा गूंथने से लेकर रोटी बेलना और सेंकना तक। आसान सब्जियां, जिसे देखकर कोई भी आसानी से पेट भरने लायक कुकिंग कर सके। साथ ही उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली मिठाइयों और नमकीन के भी वीडियोस डाले। लेकिन दोस्तों, कुकिंग के वीडियोस तो और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, मगर कविता के वीडियोस में ऐसा क्या है जो उनके सब्सक्राइबर्स 9 लाख हो गए? दरअसल उनके वीडियोस में बाकियों से अलग ये है कि वो एकदम लग्जरी इंग्रेडिएंट नहीं डालती। वो ढूंढती हैं उसका सब्स्टिट्यूट, जो हमारे किचन में आसानी से अवेलेबल हो। कविता रेसिपीज को सिंपल बनाने की कोशिश करती हैं, ताकि ऐसे कि कोई भी आसानी से उसे बना सके। दोस्तों, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि हमारी मम्मी या हम खुद जब कोई कुकिंग शो देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमें बेहद कंफ्यूजिंग लगते हैं, जैसे कि थोड़ा गर्म कर लें, जरा सा नमक, जरा सा मसाला, आधा कप दूध, आधा कप दही, 2 चम्मच तेल। अब इसमें यह जरूरी नहीं कि मेरी चुटकी भी बताने वाले के जितना नमक ही होल्ड करेगी। उनका कप मेरे कप जैसा ना हुआ तो? अच्छा, चम्मच बड़ा या छोटा हुआ तो? कितना गर्म, जब तक खाना जल नहीं जाता या हाफ कुक्ड नहीं रह जाता? ये सब आपने बड़े बड़े कुकिंग चैनल्स में सुना होगा और कंफ्यूज भी हुए होंगे। पर कविता के वीडियोस में एक एक छोटी से छोटी चीज की डिटेल में जानकारी दी होती है, ताकि बनाने वाला समझ सके कि एग्जैक्ट कितना और क्या लेना है। अच्छा, साथ ही साथ कविता ये भी ध्यान रखती हैं कि वीडियो कहीं से भी बोरिंग ना लगे, और वो सारे वीडियोस हिंदी में ही बनाती हैं ताकि सबको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, हम अक्सर YouTube पर देखते तो हैं नई नई रेसिपीज पर बनाते वही खिचड़ी या दाल चावल ही होते हैं। सच बोलिए ना, ईमानदारी से बताइएगा। अब आप ये बोल रहे होंगे कि यार, थकने के बाद कहाँ कुछ बनाने का मन करता है, जो सबसे आसान लगे और जल्दी से बन जाए बना लो और खा लो। पर जानते हैं,
कविता आप सब के लिए ये सारी रेसिपीज कब बनाती हैं? बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। और उसका वॉइस ओवर वो करती हैं बच्चों को सुलाकर, घर के काम खत्म करने के बाद, मतलब रात को 11:30 से 2:30 के बीच। और अगर उन्हें आने वाले दिनों में किसी वजह से बाहर जाना हो तो वो डबल शिफ्ट करके वीडियो पहले से ही बनाकर रख लेती हैं। और उनकी यही मेहनत अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए काम आई है। मगर फिर भी इतनी पॉपुलर होने के बाद भी वो कोई भी एंडोर्समेंट ऐसे ही नहीं ले लेती। एक इन्फ्लुएंसर के लिए एंडोर्समेंट कितना ज़रूरी होता है ये हम सबको पता है, मगर फिर भी कविता ने तब तक कोई भी ब्रांड एंडोर्स नहीं किया जब तक कि उनके सब्सक्राइबर्स 3 लाख नहीं हो गए। उसके बाद भी कविता ने जितनी भी एंडोर्समेंट ली वो भी ऐसी ही ली जो वो खुद इस्तेमाल करती थी या जिन्हें वो आगे इस्तेमाल करने वाली थी, जैसे कि नेस्ले, डाबर, ब्रिटानिया, मैरिको, कम्प्लान, जो आसानी से उनकी किसी भी रेसिपी में फिट बैठ जाती थी। मतलब ये कि कविता ने कभी भी कोई वीडियो ब्रांड के लिए नहीं बनाया। जो भी वीडियोस बनाए वो अपनी ऑडियंस के लिए ही बनाए। दोस्तों, कविता की ये बात ही उन्हें बाकी कुकिंग एक्सपर्ट से अलग करती है। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा जो हमारे ही बीच का जैसा लगता है, जिसका किचन बिल्कुल हमारे जैसा है, कोई हाई फाई लग्जरियस लुक वाला नहीं, जिसमें एकदम ऑर्डिनरी सी चीज़ें इस्तेमाल करके एक नई डिश तैयार करने की कोशिश की जाती है ताकि हर कोई अपने घर का मास्टर शेफ बन सके। पर कविता के लिए ये सब अकेले कर पाना आसान नहीं था। ऑथर्स ने किताब में ये बहुत ही गर्व से बताया है कि कविता के कामयाब सफ़र में उसके साथ थी उनकी पहली गुरु, उनकी माँ, और दूसरे उनके सबसे बड़े सपोर्टर और क्रिटिक उनके पति मनीष। माँ कविता को नए नए इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती थी, तो पति उनको चख कर उनके सबसे बड़े फूड क्रिटिक बनते थे। मनीष तो कविता को अपने वीडियोस के टाइटल रखने में भी मदद करते हैं। कविता के ऑलमोस्ट सारे वीडियोस के टाइटल्स मनीष ने ही रखे। वो कहता है ना कि नाम पढ़कर अगर किसी ने वीडियो खोल लिया तो समझिए कि आधी जंग तो आप जीत ही गए। एक औरत के लिए ऐसा सुपर सपोर्टिव पति क्या मायने रखता है, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है। जहां औरतें अपना सारा करियर घर परिवार के लिए दांव पर लगा देती हैं, वहां ऐसा सपोर्ट पाकर ही एक औरत डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन सकती है और अपने दम पर एक अलग जगह बना सकती है। कविता ने $1 कमा कर भी जो खुशी दिखाई, उससे यह साबित हो जाता है कि वो वीडियो बस अपने ऑडियंस के लिए ही बनाती हैं। और आज भी जब कोई इंटरव्यूअर कविता से उनकी अर्निंग के बारे में पूछता है तो वो एक सीधा सा जवाब देती हैं कि मैं लगभग उतना कमा लेती हूँ जितना मेरे पति कमाते हैं। क्योंकि कविता ज़्यादा ब्रांड एंडोर्स नहीं करती तो उनकी कमाई बाकी डिजिटल क्रिएटर से कम ही होगी, मगर दर्शकों के दिल में जगह तो सबसे ज़्यादा उन्होंने ही बनाई है। दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब अगले एपिसोड में हम उस सेलिब्रिटी की बात करेंगे जो पैदा ऐसे अमीर घर में हुए जो कुछ साल बाद बर्बाद हो गया और मुंबई की चौल में आकर रहने लगा। यहाँ तक कि एक वक्त तो उनकी लाइफ में ऐसा भी आया कि सिर ढकने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, तो वो कुछ वक्त तक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी सोए। मगर आज तो उनका बिजनेस यूएस तक फैला हुआ है। लेकिन ये कोई बिजनेसमैन नहीं, ये भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर ही हैं, पर हैं एकदम यूनिक। आत्मज्ञानम समारंभः तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थ थानाप कर्षन्ति सा वै पंडित उच्यते। बताते हैं आपको मतलब भी बताते हैं। दोस्तों, विदुर जी द्वारा लिखे गए इस श्लोक का मतलब है कि जो इंसान अपनी योग्यता को एकदम अच्छी तरह से जानता हो और उसी के हिसाब से काम करता हो, जिसमें दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति हो, जो परेशानियों में भी धर्म को नहीं छोड़ता, ऐसा व्यक्ति ही कामयाब कहलाता है। और ये श्लोक हमारे अगले सेलिब्रिटी के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हमारे जो अगले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं उन्हें पहले से ही पता था अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में, और वो शुरू से ही उसी के हिसाब से काम करते थे। उन्होंने वैसे दुख भी भरपूर झेले, और जब वो डिप्रेशन और लो एस्टीम के दौर से गुजर रहे थे तो उनके अनुसार उन्हें रास्ता भगवान श्री राम ने दिखाया। ओम के चिन्ह को छूकर उनके अंदर की नेगेटिविटी जाती थी और इस तरह बस हो गए वो कामयाब। जी हाँ दोस्तों, अगली पर्सनैलिटी हमारे मौका फेम
ब्रो कोड जैसा वीडियो कंटेंट देने वाले रिपब्लिक ऑफ डोंबिवली के निवासी निकुंज लोटिया जी हैं। दोस्तों, आपने इनके वीडियोस तो जरूर देखे होंगे। इनका यूट्यूब पर बी यूनिक नाम से जो चैनल है, उसमें एक वीडियो स्केच कॉमेडी का बेस्ट एग्जाम्पल है। आज हजारों यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स में से निकुंज को जो एक अलग पहचान मिली है, वो इसी स्केच कॉमेडी की वजह से ही है। मतलब एक वीडियो में छोटे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एक ही थीम को लेकर स्टोरी में कैरेक्टर बदल कर एक फिल्म की तरह चल रहा होता है, और सब कुछ इतना लाइट और सिंपल कॉमेडी जिसमें कोई डबल मीनिंग नहीं, कोई अब्यूसिव वर्ड्स नहीं, सिर्फ सिंपल कॉमेडी और स्टोरी। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि इतनी सिंपल तरीके से हमें हंसाने वाला भी खुशहाल होगा। मतलब उसका जीवन भी उतना ही स्मूथ होगा जितना स्मूथली वो वीडियोस में कॉमेडी इंसिडेंट्स रखते हैं। दोस्तों, निकुंज के पिता का घर कोलाबा में था। मुंबई में उनकी पॉश एरिया में 3 शॉप्स भी थी। पर निकुंज जब 2 साल के थे, तब समय ने ऐसा पासा पलटा कि सब कुछ बर्बाद हो गया और उन्हें डोंबिवली शिफ्ट होना पड़ा। उसके बाद तो परिवार ने ऐसे दिन देखे जहां निकुंज की फीस तक का बंदोबस्त नहीं हो पाता था, और निकुंज को 6 घंटे के स्कूल में 6 के 6 घंटे क्लास के बाहर खड़े रहना पड़ता था। हालांकि पढ़ाई में एवरेज होने के कारण वो बैक बेंचर भी थे, जिसके कारण कोई टीचर वैसे भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। क्लास के बाकी बच्चे भी बस मजाक उड़ाते थे। इस बात से निकुंज इतना टूट गए थे कि उन्हें लगने लगा था कि वो किसी काम के नहीं हैं। पर निकुंज बचपन से ही रोज राम मंदिर जाते थे, और वहां निकुंज जब भी मूर्ति की परिक्रमा करते तो दीवार पर लगे ओम के स्टिकर पर माथा जरूर टेकते, और उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें ये सब झेलने की शक्ति दे रहा। फिर पता नहीं कैसे निकुंज ने पॉजिटिव एटीट्यूड अपना लिया। अब कोई उनका मजाक बनाता तो वो एकदम अलग नजरिए से देखकर उस पर कोई ना कोई जोक बना लेते। अब वो हर बात का मजाकिया अंदाज में जवाब ढूंढने लगे, जिसने उनके सेंस ऑफ ह्यूमर में एकदम अलग सा बदलाव ला दिया। अब निकुंज क्लास में सबके फेवरेट हो गए। हर कोई उनसे दोस्ती करना चाहता था। अब शायद आप सोच रहे हों कि वहीं से निकुंज ने डिसाइड किया था कि उन्हें कॉमेडियन बनना है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दरअसल इतने टैलेंटेड लड़के को पता है बनना क्या था? बार टेंडर। टॉम क्रूज की हॉलीवुड मूवी कॉकटेल देखने के बाद उनके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी कि बार टेंडर बनना है, और प्रोफेशनल कोर्स करके वो बार टेंडर बन भी गए थे। फिर वो गोवा गए, जहां उन्होंने 1 साल तक रात में बार टेंडर बनकर काम किया और दिन में वेडिंग प्लानर का काम किया। पर परिवार के प्रेशर बनाने पर वो कुछ समय के बाद वापस डोंबिवली आ गए। अब उन्हें यहाँ सब कुछ जीरो से शुरू करना था। काम मिल नहीं रहा था और घर की माली हालत खराब थी, तो उन्होंने कॉल सेंटर में जॉब कर ली। 20,000 रुपये महीना कमाने वाले निकुंज को कॉल सेंटर के दोस्त ने यूट्यूब पर जिमी टेट्रो का स्केच कॉमेडी का वीडियो दिखाया। उसका निक पर ऐसा असर हुआ कि निक को अपने स्कूल के दिन याद आ गए। बस फिर क्या था, उन्होंने भी बना दिया एक वीडियो जो कि एज यूजुअल हिट नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार में किसी क्रिएटर का कंटेंट हिट हो जाए यह रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही होता है। लेकिन निक फिर भी नहीं रुके और वीडियोस बनाते गए। अपने पैशन के लिए उन्होंने जॉब तक छोड़ दी, मगर फिर भी यूट्यूब पर कोई सक्सेस नजर नहीं आ रही थी। निक को अब जरूरत थी पैसों की, क्योंकि बिना राशन घर कैसे चलेगा। और दोस्तों, फिर से इस बार भगवान उनके साथ थे। निक को पुराने कॉन्टेक्ट्स में से कॉल आया सीएसटी के क्लब में बार टेंडर की जॉब के लिए। तब निक ने सोचा रात में बार टेंडिंग कर लेंगे और दिन भर यूट्यूब कंटेंट करेंगे। पर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि रात में 2 बजे जब तक निक वापस आते, डोंबिवली जाने की आखिरी लोकल जा चुकी होती थी। अब 350 रुपए कमाने वाला इंसान वापसी के लिए हर रोज कैब तो बुक नहीं कर सकता, तो निक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही सोने लगे और अगले दिन सुबह पहली लोकल से घर जाने लगे। इसी बीच आया 2015 का आईसीसी वर्ल्ड कप। निक ने फन फैक्टर क्रिएट करने के लिए मौका मौका पर वीडियो बनाया, जो कि इतना हिट हो गया कि लोग उसे मौका मौका वाला लड़का कहकर बुलाने लगे। मगर उसके बाद फिर से किसी और वीडियो पर सक्सेस नहीं मिली। फिर भी निक निराश नहीं हुए और 40 वीडियोस बनाए, मगर सब पर बस कुछ हजार व्यूज ही आए। फिर उसके बाद उनके आए फर्स्ट डेट, मैन विल बी मैन जैसे वीडियोस जो काफी हिट हुए।
इतने हिट कि अब लोग निक को पहचानने लगे थे। और फिर निक को मिला पहला एंडोर्समेंट एक टी शर्ट के ब्रांड का। बस उसके बाद निक को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। शुरू में निक हर ब्रांड को हाँ कह देते थे, लेकिन एक्टर राजकुमार राव के साथ वाले कोलैबोरेटेड वीडियो के साथ निक को ऐसी सक्सेस मिली कि अब वो ब्रांड बहुत संभाल कर चूज करने लगे हैं। दोस्तों, ऑथर्स को निक ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमेशा जिद्दी बने रहिए, क्योंकि यूनिवर्स को जिद्दी लोग बहुत पसंद होते हैं। आज उनकी इसी जिद की वजह से उन्होंने इतने सारे फॉलोअर्स पाए हैं। कहाँ तो कुछ हजार फॉलोअर्स पर गाड़ी अटकी थी, और कहाँ आज उनके हार्डवर्क से वो पर एनम 2 करोड़ से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। दोस्तों, निक की एक और खास बात है कि उन्हें बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। मतलब जब वो यूएस गए यूएस टूरिज्म को प्रमोट करने के प्रोजेक्ट पर, तब उन्हें वहां पार्टी में एक महाराष्ट्रियन शेफ मिले जो कि यूएस में अपना रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे थे। निक ने पार्टी के बाद उनके साथ काफ़ी बातें की और उनके आइडिया पर इन्वेस्ट करने की ठानी। और आज इसी चेन में निक के पास यूएस में 2 फूड कंपनियां हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो रहते अब भी डोंबिवली में ही हैं। निक की भाषा में बोलें तो अपना रिपब्लिक ऑफ डोंबिवली। अभी भी वहीं गलियों में पुराने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते हैं और वड़ा पाव खाते हैं। निक ने कामयाबी को कभी अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया, क्योंकि निक के अनुसार सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। वो या तो मेहनत से मिलती है या किस्मत से। मगर हार का एक पैटर्न होता है, आपकी ईगो और आसपास में हाँ मिलाने वाले लोग ही आपको हार की ओर धकेल देते हैं। निक ने लाइफ को छोटी मोटी रेस नहीं, मैराथन समझा और बड़ा गोल रखकर खेला। उनकी लाइट हार्टेड कॉमेडी, फ्रेश और यूनिक आइडियाज ही उनके कंटेंट की जान है। बस निक ने उसी बात को बनाए रखा और जाने कितनों को उदासी भरे दिन से निकाला। तो दोस्तों, सक्सेस चाहिए तो खुद को पुश करते रहो। फिर भी कामयाबी ना मिले तो थोड़ा और पुश करो। फिर भी ना मिले तो फिर थोड़ा और पुश करो। तब तक करो जब तक कि सक्सेस आपकी जिद के आगे झुक ना जाए। और हाँ, ट्राई टू बी यूनिक। अच्छा दोस्तों, एक सवाल का जवाब दीजिए जरा, एकदम ईमानदारी से। बचपन से आप कुछ बनना चाहते हैं और तैयारी भी उसी के हिसाब से करते हैं और बन भी जाते हैं, मगर सिचुएशंस के चलते कुछ ऐसा हो जाए कि आप उसमें फेल हो जाएं और करीब 10 सालों से आप जो सपना जी रहे थे वो टूट जाए, तो आपको कैसा लगेगा? इस सिचुएशन में कोई कमजोर होता तो शायद टूट ही जाता, लेकिन ये सेलिब्रिटी बिल्कुल नहीं टूटे। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्राजक्ता कोली की। 27 जून 1993 को महाराष्ट्र के ठाणे में जन्मी प्राजक्ता कोली बचपन से ही रेडियो जॉकी बनने का सपना देखती थी। जहां लोग रेडियो सुनते हैं गाने सुनने के लिए, वहीं प्राजक्ता रेडियो सुना करती थी आरजे की आवाज सुनने के लिए। उनका पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बचपन से ही बेहद उम्दा था। स्कूल में वो सारी टीचर्स की फेवरेट थी। स्कूल के प्ले, थिएटर, न्यूज रीडिंग, प्लेट्स, इन सब में वो टीचर्स की पहली पसंद होती थी। फिर ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एज एन इंटर्न रेडियो ज्वाइन कर भी लिया। ये जैसे उनके सपने के पूरा होने की तरफ पहला कदम था। मगर कहानी में ट्विस्ट न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? प्राजक्ता को आरजे नहीं, प्रोडक्शन टीम में काम करना था, वो भी 14 घंटे की शिफ्ट में। बहुत जल्द उनको लगने लगा कि वो फिट नहीं है इस काम के लिए। रोज काम पर जाना उनके लिए जंग लड़ने की तरह हो गया। पर ऑलमोस्ट 1 साल के बाद उन्हें एक शो मिल ही गया एज ए आरजे, पर टाइमिंग और थी, रात के 2 बजे। पर प्राजक्ता के लिए ये एक फाइनल अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने हाँ तो कर दी, मगर ऑडियंस के ना के बराबर रिस्पॉन्स की वजह से शो बंद कर दिया गया। प्राजक्ता को अब लगने लगा कि वो किसी काम की नहीं है, और उन्होंने स्कूल के दिनों में एकेडमिक की जगह आर्ट पर ध्यान दिया था, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट कोई खास नहीं होता था। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल गया था। और ऐसा होने के बाद आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है, शायद हम सब कहीं ना कहीं ये जानते जरूर हैं। प्राजक्ता के लिए एक दरवाजा बंद जरूर हुआ, पर बजाय बंद दरवाजे को देखते रहने के, प्राजक्ता एक नया दरवाजा ढूंढने लगी। परिवार के सपोर्ट से धीरे धीरे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। प्राजक्ता के रेडियो के दिनों में सुदीप लाहिरी उनसे रोज मिलते थे, और वो प्राजक्ता के बबली और हंसते नेचर को देखकर रोज कहते थे
यूट्यूब में करियर ट्राई करो। पर प्राजक्ता ने कभी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। पर अब उन्होंने सोचा कि खुद को एक मौका देकर देख लेते हैं, शायद यूट्यूब ही मेरी मंजिल है। बस वो चली गई वन डिजिटल एंटरटेनमेंट के ऑफिस सुदीप लाहिरी जी से मिलने। और फिर उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने मोस्टली सेन नाम से अपना चैनल शुरू किया। 12 फरवरी 2015 को उन्होंने अपना पहला यूट्यूब वीडियो 5 टाइप्स ऑफ सिंगल्स ऑन वैलेंटाइंस डे अपलोड किया, जिसके बाद लगभग 4 महीने में उनके 2000 सब्सक्राइबर हो गए और बढ़कर ये आंकड़ा 20,000 के पार हो गया। और 2 साल में प्राजक्ता ने 5 लाख सब्सक्राइबर्स कमा लिए। पर प्राजक्ता के लिए ये सफर भी आसान नहीं था। शुरू में उनका ध्यान भारी मेकअप पर रहता था। अपना डायलॉग डिलीवरी स्टाइल भी वो दूसरे यूट्यूबर्स को देखकर कॉपी किया करती थी। पर जल्दी उन्हें समझ में आ गया कि अगर उन्हें इस रेस में टिके रहना है तो उन्हें खुद को खुद की तरह ही प्रेजेंट करना होगा। दोस्तों, अगर बात करें प्राजक्ता के कंटेंट की तो उनके कंटेंट भी एकदम अलग ही होते हैं। जैसे मोस्ट अनहर्ड वर्ड्स ऑफ डेलिटाइज इन मुंबई, टाइप्स ऑफ पीपल इन एरोप्लेन, टाइप्स ऑफ पीपल इन अ व्हाट्सएप ग्रुप्स। दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे पर बेहद मज़ेदार वीडियोस बनाने वाली प्राजक्ता एक हफ्ते में 3 वीडियोस विदाउट फेल बनाती हैं। यहाँ तक कि अब जब वो बॉलीवुड के लिए शूट करती हैं या नेटफ्लिक्स पर सीरीज के लिए शूट करती हैं, तब भी वो ऑडियंस के साथ अपना इंटरेक्शन मिस नहीं करती। हर्ष और मनीष ने किताब के लिए बात करते हुए प्राजक्ता से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें हमेशा डर बना रहता है कि डिजिटल कंटेंट की इतनी भीड़ में वो कहीं खो ना जाएं। इसलिए वो कंसिस्टेंटली बनी रहती हैं और ऑडियंस को दी हुई डेडलाइन के अंदर ही वो वीडियो को अपलोड कर देती हैं। बस इसी डेडिकेशन की वजह से प्राजक्ता अपनी ऑडियंस की चहेती हैं। अपने कॉमेडी कंटेंट के अलावा प्राजक्ता सोशल मीडिया पर अपने सोशल मुद्दों की वजह से भी छाई रहती हैं। वो ऐसे मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं जैसे कि बॉडी इमेज को लेकर छेड़छाड़, ऑनलाइन अब्यूजिंग और लड़कियों से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलने में प्राजक्ता जरा भी नहीं हिचकिचाती। आमतौर पर बड़े स्टार्स सोशल मुद्दों पर कम या फिर डिप्लोमेटिकली आंसर ही बोलते हैं ताकि उनकी इमेज खराब ना हो जाए, पर प्राजक्ता बेबाक बोलती हैं। और प्राजक्ता के इस एटीट्यूड ने उन्हें 2018 में यूट्यूब क्रिएटर फॉर चेंज इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया, जो कि बॉडी शेमिंग के खिलाफ चलाई एक मुहिम थी, जिसके लिए प्राजक्ता ने रैप सॉन्ग शेमलेस भी लिखा था। साथ ही 2019 में उन्हें बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने एनुअल समिट में भी बुलाया, जहां उन्होंने अपना वीडियो नो ऑफेंस भी रिलीज किया। 2020 में प्राजक्ता ने ओपरा विनफ्रे, जूलिया रॉबर्ट्स और दूसरी बड़ी हस्तियों के साथ मिलकर एजुकेशन प्रोग्राम कॉल टू यूनाइट भी अटेंड किया। इतना सब कुछ इतनी छोटी सी उम्र में, मतलब आप अपने अलावा समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। प्राजक्ता सोशल मीडिया की पल पल की खबर रखती हैं। अक्सर उनके यूट्यूब कंटेंट ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ ट्विटर पर ही बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर आने के बाद प्राजक्ता को बस सक्सेस ही मिली है। नहीं, एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके कंटेंट के एरिया में एकदम अकाल सा पड़ गया। प्राजक्ता इतनी आलसी हो गई कि वो ये देख ही नहीं रही थी कि ऑडियंस क्या चाहती है। वो जो भी कंटेंट बना रही थी वो एकदम इररिलेवेंट से थे। बस उसी के चलते उनके फॉलोवर्स दिन ब दिन कम होते जा रहे थे, और फॉलोवर्स कम होने का मतलब तो आपको पता ही है। और प्राजक्ता ने सोच लिया कि अब ये चैनल बंद कर देना चाहिए। पर अचानक उनके सामने वो स्क्रिप्ट आ गई जो उन्होंने काफी पहले लिखी थी, मगर नहीं चलेगी ये सोचकर छोड़ दिया था। तो हार मानने से पहले एक आखिरी कोशिश के नाम पर उन्होंने वो स्क्रिप्ट चला ली, टाइप्स ऑफ पीपल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स, जो कि इतनी बड़ी हिट रही कि प्राजक्ता ने क्विट करने का आइडिया छोड़ दिया और अपने वीडियोस में नए कैरेक्टर लेकर आई, जो कि वो खुद ही प्ले करती हैं, जैसे कि अर्चना यानी कि माँ, और मनोज जो कि पिता, और मोन्टू जो कि भाई हैं। प्राजक्ता का ये नया एक्सपेरिमेंट लोगों को बेहद पसंद आया और उनके फॉलोवर्स 2 लाख से सीधा 3 लाख पर पहुंच गए। और आज प्राजक्ता के टोटल फॉलोवर्स 6 लाख से ज्यादा हैं और उनकी ईयरली इनकम 4 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, प्राजक्ता की पूरी जर्नी से ये जरूर पता चलता है कि अगर किसी एम्बिशियस व्यक्ति को करियर में धक्के खाने पड़े, अगर उसका बना बनाया करियर खत्म भी हो जाए,
तो ना उनमें ऐसा पोटेंशियल होता है कि वो उसमें से भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ निकालेंगे और फिर से खड़े हो जाएंगे जीत का झंडा लेकर। पर उसके लिए उस लेवल का पागलपन चाहिए, क्योंकि जब तक आप पागल नहीं हैं कुछ पाने के लिए, तब तक आप बस ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे होते हैं। बस फिर एक धक्का और सब ढेर। तो इस पागलपन को मिटने नहीं देना है। चीजें परफेक्ट बनाने के लिए लगातार ट्राई करते रहना है, और परफेक्ट हो गई तो ये सोचना है कि इससे और बेहतर भी कुछ हो सकता था क्या। इतनी कामयाबी पर पहुंचने के बाद भी प्राजक्ता क्रेडिट देती हैं अपनी टीम को, क्योंकि उनके हिसाब से टीम वर्क में ढेर सारे दिमाग एक ही आइडिया पर काम करते हैं, तो जाहिर है आइडिया फेल होने के चांसेस कम होते हैं। और तो और अगर बात करें ब्रांडिंग की, जो कि इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए, तो प्राजक्ता भी बाकी बड़ी सेलिब्रिटीज की तरह सोच समझ कर ब्रांडिंग करती हैं। स्क्रिप्ट में प्रोडक्ट फिट बैठा तो ठीक, वरना सामान बेचने के लिए मुझे काम नहीं करना। इस पूरे इवोल्यूशन में प्राजक्ता ने खुद को खोने नहीं दिया है। फिल्म जुग जुग जियो के प्रमोशन के लिए जब वो एक कॉमेडी शो में आई, तब भी उन्होंने एकदम बेबाकी से अपने माता पिता के साथ साथ अपने बॉयफ्रेंड को भी इंट्रोड्यूस करवाया। मतलब उनमें सब कुछ एक्सेप्ट करने के गट्स हैं। और यही बात तो चाहिए डिजिटल दुनिया में टिके रहने के लिए। आप क्यों अलग हो और कैसे अलग हो? जब तक दुनिया देखेगी नहीं आपको, तब तक वो आपको फॉलो कैसे करेगी? तो बस प्राजक्ता ने इसी तरह अपना मुकाम पाया है और उस पर टिकी भी रही हैं। आज प्राजक्ता फीमेल कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर की लिस्ट में सबसे ज्यादा अर्निंग सेलिब्रिटी हैं, जिनको कई बार तो बिजी शेड्यूल के चलते ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अलग अलग देशों में करना पड़ता है। बताइए कौन नहीं चाहेगा ऐसी रॉकिंग जिंदगी? कहाँ तो आरजे बनकर सिर्फ आवाज का जादू चलाने का सपना देखने वाली लड़की आज सिंपल और ऑथेंटिक ब्यूटी की मिसाल बनकर यंग जनरेशन की इंस्पिरेशन मॉडल बन गई है। मेहनत और लगन से क्या नहीं होता, बस कोशिश जारी रहनी चाहिए। दोस्तों, मुंबई में रहने वाला 12th का एक ब्राइट स्टूडेंट जो ब्रेकअप की वजह से ऐसा टूटा कि उसका मन पढ़ाई से उठ गया। फिर खाने पीने की अजीब आदतों की वजह से वो फिजिकल प्रॉब्लम से जूझने लगा। जो बच्चा मुंबई में जूडो चैंपियन था, वो इतना ओवरवेट हो गया कि फिर वो किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। और तो और पढ़ाई में भी इतना पीछे हो गया कि धीरू भाई अंबानी जैसी स्कूल में हमेशा आगे रहने वाला वो बच्चा इंजीनियरिंग में फेल हो गया। अपने इस तरह के फेलियर से वो इतना डिप्रेस हो गया कि उसने आत्महत्या करने तक की सोच ली थी। लेकिन समय रहते उसकी माँ ये समझ गई और फिर माँ के सपोर्ट से उसने फिर से अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। पढ़ाई को वापस सीरियसली लेने के साथ साथ अब वो कॉलेज के इवेंट्स और वर्कशॉप मैनेज करने लगा। इस दौरान उसने इंटर्नशिप भी की, जिससे उसे ये तो समझ आ गया कि वो किसी के अंदर रहकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें ऑर्डर फॉलो करना नहीं आता था। उन्हें तो बनना है एंटरप्रेन्योर, और आज वो एक जाने माने एंटरप्रेन्योर और यूट्यूब पर्सनैलिटी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हैं फिटनेस फ्रीक और अध्यात्म को मानने वाले बियर बाइसेप और द रणवीर शो के रणवीर अलाहाबादिया। बियर बाइसेप्स पर उनका पहला वीडियो था फिटनेस और परफेक्ट बॉडी को लेकर। अब बताइए, ओवरवेट लड़का जिसकी खुद की लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई थी, उसने फिटनेस जैसा टॉपिक कैसे चुना? दरअसल इंजीनियरिंग के दूसरे साल रणवीर को वजन कम करने की धुन सवार हुई। सबने कहा इम्पॉसिबल है, पर रणवीर ठहरे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के एकदम कड़क वाले फैन। तो उन्होंने उनको रोल मॉडल बना लिया और मिले बिन्नी श्रीधरन से, जो कि एक फिटनेस कोच हैं। दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत की कि रणवीर बन गए 6 पैक्स के हैंडसम हंक। फिर इसी मेहनत को उन्होंने बिजनेस बनाने का सोचा। उन्होंने एक बेसिक ऐप बनाई फिटनेस और योगा क्लासेस के लिए, पर उन्हें चाहिए था कोई इन्वेस्टर। तो वो जब इन्वेस्टर के पास गए तो इन्वेस्टर ने कहा कि दोनों को फाउंडर में से अगर कोई एक फेमस हो जाए यूट्यूब पर, तब जाकर कुछ हो सकता है। तो बस रणवीर ने तय कर लिया और वो यूट्यूब के बारे में सब सीख कर वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते हैं। तब बना बियर बाइसेप्स। दोस्तों, इतने सारे फिटनेस चैनल के बीच पता है रणवीर ने ऐसा क्या खास किया अपने चैनल के साथ कि वो एकदम हिट हो गए। उन्होंने उसमें बात की इंडियन वेजिटेरियन डाइट की।
इंडियन फिटनेस प्लान की, जो कि ऑलमोस्ट एक देसी तरीका था, क्योंकि विदेशी फिटनेस स्ट्रेटजी अपने देसी लोग फॉलो नहीं कर पाते और प्लान रखे के रखे रह जाते हैं। धीरे धीरे रणवीर के वीडियोस मुंबई भर में फेमस हो गए। अब उन्हें ट्रेनिंग सेशन के लिए भी बुलाया जाने लगा। पर तब तक बिन्नी और रणवीर का पार्टनरशिप इतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो उन्होंने फिटनेस ट्रेनिंग के सेशंस लेना बंद कर दिए। पर रणवीर को अब यूट्यूब के लिए काम करने में मजा आने लगा था। 1 साल तक लगातार चैनल पर वीडियोस अपलोड करते रहने के बाद एक दिन उनके अकाउंट में गूगल एडसेंस ने 25,000 रुपये क्रेडिट किए। तब रणवीर को लगा यूट्यूब में पोटेंशियल तो है, तो इसी में पैर जमा लेते हैं। ढेर सारी मेहनत, कामयाबी, फिटनेस, पॉपुलैरिटी और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के लिए इतना पागलपन देखकर डिज्नी ने उन्हें कोरिया जाने का मौका दिया, वो भी उनके आइडियल आर्नोल्ड से मिलने के लिए। बोलिए, इसे ही तो कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइयां। दोस्तों, रणवीर की एक बात सबसे अलग है, वो ये कि वो सीखने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। यूट्यूब की बारीकियां उनको तन्मय भट्ट ने सिखाई। इंडियन वीडियो गेम के चेहरे विशाल गोंडल से उन्होंने फ्यूचर ऑफ डिजिटल बिजनेस के बारे में सीखा। सिद्धार्थ राय कपूर से मीडिया बिजनेस के बारे में जानकारी ली। मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्लई को तो रणवीर ने अपना मेंटोर ही बना लिया। रणवीर के जीवन में अध्यात्म का अलग और बहुत बड़ा रोल रहा है। उनके कई पॉडकास्ट ऐसे हैं जो अध्यात्म पर बेस्ड हैं। बुक के ऑथर हर्ष और मनीष से बात करते हुए रणवीर ने बताया कि किस तरह खुद रणवीर ने मेडिटेशन और योगा से खुद को काफी हील किया है और अपनी लाइफ में आज वो जो भी हैं उसका क्रेडिट भी वो उसी को देते हैं। परफेक्ट लाइफस्टाइल्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, डेली मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिस और ओम चांटिंग, ये सब रणवीर का डेली रूटीन है और अपनी ऑडियंस को भी वो इसे फॉलो करने के लिए कहते हैं। फिटनेस वीडियो से शुरू करते हुए रणवीर बियर बाइसेप्स पर फैशन, मोटिवेशन, हेल्थ, लाइफस्टाइल बेस्ड कंटेंट डालने लगे, जिससे उनकी फॉलोइंग बढ़ गई और नई ब्रांड डील भी मिलने लगी। ब्रांड्स को और अच्छे से पिच करने के लिए और मार्केट और यूट्यूब को अलग रखने के लिए रणवीर और उनके दोस्त विराज ने मॉन्क ई नाम की एक नई एजेंसी बनाई, जो बाद में प्यूमा, जॉकी, स्केचेस, स्कोडा जैसे बड़े ब्रांड से जुड़कर उन्हें एंडोर्स करने लगे। काम करते करते विराज, जो कि ब्रांडिंग संभालते थे, उन्होंने रियलाइज किया कि रणवीर की तरह ही बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें ब्रांड का सपोर्ट नहीं मिलता। रणवीर और विराज के काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स दोस्त थे, जिनके लिए बैकग्राउंड का काम, मतलब ब्रांड डील लाना, कंपनी को पिच करना, बने हुए वीडियोस के लूप होल बताना, सोशल मीडिया एल्गोरिदम समझ पाना, ये सब करने वाला कोई नहीं था। तब दोनों ने ये डिसाइड किया कि मोंक ई को और पढ़ना चाहिए ताकि नए इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को इन सब एस्पेक्ट्स में मदद मिल सके। आज रणवीर और विराज की मेहनत से मोंक ई का नाइका, जिलेट, पेंटीन, ओयो, नोकिया जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन है। वो अपनी कंपनी से जुड़े दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को भी यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टेब्लिश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। रणवीर ने अपने पॉडकास्ट के लिए कई बॉलीवुड स्टार्स के साथ इंटरव्यू भी किए हैं और स्पिरिचुअल गुरुज जैसे श्री श्री रविशंकर, जग्गी वासुदेव, गौर गोपाल दास जी के साथ किए गए उनके इंटरव्यू के वीडियोस ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। जिस तरह रणवीर सीखते सीखते आगे आए, उसी तरह वो सिखाने में भी कभी पीछे नहीं हटे। आज उनके मोंक ई में 80+ मेंबर्स हैं, जिनके लिए उनकी कंपनी डिजिटल सॉल्यूशंस देती है और टैलेंट मैनेजमेंट भी करती है। रणवीर का पॉडकास्ट भी स्पॉटिफाई पर सबसे ज्यादा सुना जाता है और अब तो उन्होंने हिंदी में भी यूट्यूब चैनल बनाया है। दोस्तों, पिता की पॉकेट मनी बंद करने के बाद जिस लड़के के पास एक हाई एंड स्मार्टफोन खरीदने के पैसे नहीं थे, वो आज अपने दम पर ईयरली 3.6 करोड़ अर्न कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है वो यूं ही रातों रात नहीं मिली। फिटनेस और हेल्थ की फील्ड में आने के लिए खुद फिट और हेल्थी बने। स्पिरिचुअल कंटेंट तभी बना पाए जब वो खुद स्पिरिचुअलिटी को समझे और सोशल मीडिया में रहते रहते फैशन लाइफस्टाइल पर अच्छी पकड़ बना ली, तो उसके भी कंटेंट बनाने लगे। मतलब कि जो भी करो पहले उसमें खुद माहिर बनो,
ताकि तुम्हें एनाटॉमी पता हो। जब खुद की नॉलेज गहरी होती है तभी तो हम उसे औरों को समझा पाते हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन, जिससे जहां जो मिले सीखते चलो और हो सके तो उसे अपनी टीम में शामिल कर लो। दोस्तों, दुनिया की आधे से ज्यादा परेशानियों की वजह सिर्फ और सिर्फ प्यार है कि नहीं? आप भी वास्ता रखते होंगे इस बात से। पर प्यार एक खूबसूरत वजह भी तो है, और आजकल का यूथ तो आज इससे प्यार, कल उससे प्यार। लेकिन हमारी ये सेलिब्रिटी कुछ अलग है। दरअसल वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे थे, पर किसी बात पर फोन पर गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई। फिर गर्लफ्रेंड ने गुस्से में आकर हर जगह से उन्हें ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब उन्हें सॉरी बोलना था, पर कैसे बोलें? तो उन्होंने इसके लिए चुना यूट्यूब वीडियो पर गर्लफ्रेंड का तो कोई रिप्लाई नहीं आया, पर बाकियों ने रिस्पॉन्ड जरूर किया, और इस तरह हुई उनके यूट्यूब करियर की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है रीजनल भाषा में कंटेंट बनाने वाले पहले भारतीय मदन गावरी जी की। 1993 में तमिलनाडु के मदुरई में जन्मे मदन सैनिक स्कूल के स्टूडेंट थे। वहां उन्होंने ड्रम, डिबेट, हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग सब कुछ सीखा, मगर कभी भी मेन स्टेज पर नहीं आए, क्योंकि वो हमेशा प्रिलिमिनरी स्टेज पर ही निकाल दिए जाते थे। तो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस देते वक्त भी उन्हें यही लगा कि ये नहीं होगा, पर वो पास हो गए। इंजीनियरिंग के बाद जॉब भी की, फिर MBA किया और बाद में मास्टर्स के लिए US भी गए, पर वहां रहे नहीं। हर्ष और मनीष को दिए उनकी बुक के बारे में इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लोग म्यूजियम घूमने जाते हैं, रहने थोड़ी ना जाते हैं। अब इसमें आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि भारत के लिए और अपने परिवार के लिए मदन के मन में कितनी रिस्पेक्ट है, कितना प्यार है। मदन यूट्यूब पर अपने MBA के टाइम पर आए थे, मगर तब वो ना कैमरा फ्रेंडली थे, ना ही किसी और के सामने वीडियो शूट करने में कंफर्टेबल थे। इस दौरान उनके रूममेट थे जो मदन की वीडियो बनाने के वक्त रूम खाली कर देते थे, और साथ ही जब वीडियोस पर मदन को यूट्यूब ऑडियंस से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था तो वो ही उसे समझाते थे कि भाई कुछ बड़ा होने में वक्त लगता है। एग्जाम और असाइनमेंट के प्रेशर के बीच मदन के लिए यूट्यूब कंटेंट पर काम करना मुश्किल हो रहा था। तो जब ये बात उन्होंने अपने मार्केटिंग के प्रोफेसर को बताई तो जानते हैं उनके सर ने क्या कहा? उतनी ही नींद लो जितनी तुम्हारे फिट रहने के लिए जरूरी है, क्योंकि मरने के बाद तो सोना ही है। मदन ने इस बात को सीरियसली लिया और जुट गए एक्स्ट्रा मेहनत में, मगर फिर भी कोई ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए यूट्यूब पर फिर आया उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। 24 जून 2016 को स्वाति नाम की चेन्नई के रहने वाली इन्फोसिस की एम्प्लॉय का रेलवे स्टेशन पर मर्डर हो गया। इस बात से मदन बहुत बेचैन हो गए, मगर वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। परेशान मदन ने इस घटना पर एक इमोशनल वीडियो बनाया और 24 घंटे में मदन के इस वीडियो को 50,000 से ज्यादा व्यू मिले। मदन को उस दिन समझ आ गया कि उनका पर्पस क्या है। सोशल मुद्दों पर बोलना, खुलकर व्यूज रखना, ऐसे टॉपिक लाना जिन पर बात तो हर कोई करना चाहता है पर शर्म के मारे बोलता कोई नहीं। ऐसे मुद्दे जो मेन स्ट्रीम मीडिया मैनिपुलेट करके बताती है। मदन ने कई टॉपिक कवर किए, प्रोस्टिट्यूशन से लेकर मेंस्ट्रुएशन तक। वो जो भी टॉपिक चुनते पहले उस पर रिसर्च करते, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। कोशिश करते कि टॉपिक से जुड़े लोगों से वो पर्सनली जाकर मिलें। यूथ की आत्महत्या करने से लेकर किसी के साथ हो रहे इनजस्टिस तक को मदन ने अपने वीडियोस में कवर करने की कोशिश की है, और यही बात उनके लिए लॉयल ऑडियंस का बेस तैयार करती है। मदन, जिन्होंने एक वक्त पर 10 सब्सक्राइबर्स करने के लिए खुद एक और फेक आईडी बनाकर अपने ही चैनल को सब्सक्राइब किया था, देखते देखते उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए और उन्होंने अपनी अच्छी खासी पेमेंट वाली जॉब छोड़ दी। उन्होंने ये डिसीजन ऐसे ही नहीं लिया, बल्कि पूरा सोच समझ कर प्लान किया और सब्र किया मिलियन सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स मिलने तक, और फिर फैमिली को भी कन्विंस किया। और सबसे बड़ा गेम उन्होंने खेला अपने कंटेंट को तमिल भाषा में रखने का। तमिल भाषा में सोशल इंफॉर्मेशन, सोशल अवेयरनेस, सोशल टॉपिक्स, हिस्टोरिक रिसर्च कंटेंट बहुत ही कम अवेलेबल था, जिसका ध्यान मदन ने रखा और वो सब दिया अपनी रीजनल ऑडियंस को जो वो सुनना चाहते थे। इसीलिए आज उनकी इसी मेहनत का फल है, उनके ये लाखों सब्सक्राइबर्स, और जिसकी वजह से उनकी ईयरली इनकम
6.5 करोड़ है। हर एक कहानी को अलग नजरिए से देखना, उसे समझने की कोशिश करना, फिर चाहे वो कहानी साइंस से जुड़ी हो, पॉलिटिक्स से हो या करंट अफेयर्स से, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो या कोई स्कैम, मदन अपनी तरह से अपने नजरिए से रिसर्च करते हैं और उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं और फिर उसे आसान भाषा में अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। मदन को पढ़ना बेहद पसंद है और रोजाना कुछ नया पढ़ते हैं, उसे एब्जॉर्व करते हैं। उसमें से अगर कुछ कंटेंट के लायक लगे और ऑडियंस के लिए ज़रूरी लगे तो वो उस पर और काम करते हैं। इतना बेहतरीन काम करने पर भी कई बार मदन को बहुत डिसलाइक भी मिलते हैं और कई बार तो मीम बनाकर उनका मजाक भी उड़ाया गया है सोशल मीडिया पर। मगर मदन ने इन सब बातों को पॉजिटिव वे में ही किया है हमेशा, बल्कि उनका तो कहना है कि ये डिसलाइक्स ही उनके पांव जमीन पर रखते हैं और नेगेटिव कमेंट्स और क्रिटिसिज्म को तो वो अपना गुरु बताते हैं, जिससे उनको खुद को और तराशने में मदद मिलती है। यही बात मदन के ब्रांड को लेकर एंडोर्समेंट में देखने को मिलती है। साउथ के सुपरस्टार्स की तरह उन्होंने भी अपनी डिसेंसी मेंटेन की है। वो कुछ भी नहीं पकड़ाना चाहते अपनी ऑडियंस को, क्योंकि एक बार शॉर्ट टर्म मॉनेटरी फायदे के लिए लॉन्ग टर्म वाली ऑडियंस खोना उन्हें सही नहीं लगता। मदन को लगता है अपनी ऑडियंस के वक्त की कीमत हर कंटेंट क्रिएटर को करनी चाहिए। अगर कोई 5 मिनट निकाल कर आपको देख रहा है तो आप ये ध्यान रखिए कि वो निराश ना हो और अगली बार भी आपका कंटेंट जरूर देखे। हर्ष और मनीष से बात करते वक्त मदन ने बताया कि सबसे बड़ी बात जो मदन अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं वो ये है कि वो समझदार दोस्त तो जरूर रखते हैं, मगर ज्यादा समझदार दोस्तों से दूर रहते हैं, क्योंकि ज्यादा समझदार दोस्तों के पास हर सॉल्यूशन के लिए एक प्रॉब्लम होती है। मदन ने हमेशा अपने मन की सुनी। जब उनके मन ने कहा इस क्लिफ से जंप करो तो उन्होंने जंप करने से पहले अपने लिए पैराशूट रेडी किया। मतलब रिस्क लेने से पहले फाइनेंशियल कुशन हमेशा तैयार रखिए। ऐसे ही जिद्दी और मेहनती लोग किस्मत को अपनी छोटी उंगली पर नचाने का हुनर रखते हैं। दोस्तों, पैशन से पेचेक की ये जर्नी है टीम नाच की, सोनल देवराज और निकोल कंसेसाओ की। साल 1889 और 1990 में भारत के 2 अलग अलग शहरों में पैदा हुई ये लड़कियां बचपन में ही अपने अपने परिवार के साथ विदेश शिफ्ट हो गईं। है ना कोइंसिडेंस? और दूसरा कोइंसिडेंस देखिए, विदेश में रहने के बाद भी दोनों का भारतीय क्लासिकल डांस में इंटरेस्ट होना। सोनल ने जहां दक्षिण का भरतनाट्यम सीखा, वहीं निकोल ने सीखा उत्तर भारत का कथक। और किस्मत देखिए, 12th के बाद अंडर ग्रेजुएशन करने दोनों ही भारत शिफ्ट हो गईं और आ गईं मुंबई के MM के कॉलेज में। दोनों को एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जो लड़कियां एक दूसरे को जानती तक नहीं थीं, उन्हें जोड़ा डांस ने। कॉलेज की तरफ से दोनों ने ढेरों डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और लगभग हर बार जीत हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद दोनों फिर अलग अलग हो गईं। सोनल ने जहां चुनी मॉडलिंग, वहीं निकोल ने चुना मार्केटिंग। सोनल तो मिस केरला भी चुनी गईं और बाद में उन्हें 1-2 मलयालम फिल्में भी कीं, मगर उन्हें तो लाइफ से कुछ और चाहिए था, तो उन्होंने फिल्में छोड़ दी और उठा लिया कैमरा और वेडिंग फोटोज शूट करने लगी। किसी दोस्त ने सोनल को वेडिंग कोरियोग्राफी के लिए सजेस्ट किया। क्लाइंट को काम पसंद आया तो सोनल फिर वही करने लगी, फोटोग्राफी के साथ कोरियोग्राफी। एक दिन दोनों दोस्त मुंबई की सड़क पर चलते चलते आमने सामने आ गईं। दोनों काफी वक्त बाद मिली थीं तो साथ में वॉक करने लगीं। चलते चलते दोनों को एक डांस स्टूडियो दिखा। दोनों ने दाएं देखा न बाएं और सीधा चली गईं स्टूडियो में। अब जरा एक और कोइंसिडेंस देखिए। ओनर जो थे वो तो उन्हें पहले से जानते थे, क्योंकि वो कॉलेज में इतने सारे कॉम्पिटिशन्स जीत चुकी थी, तो काफी पॉपुलर थी डांस सर्कल में। ओनर ने ऑफर दिया दोनों को यहाँ पर आकर डांस सिखाने का। दोनों को तो जैसे पैशन को फिर से जीने का मौका मिल गया। हफ्ते में एक दिन से शुरू हुआ ये सफर रोज शाम में बदल गया। निकोल ने तो इसके लिए जॉब तक छोड़ दी, मगर यह फैसला निकोल को काफी भारी पड़ा, क्योंकि जब स्टूडेंट्स फिक्स नहीं होते थे और बीच में तो एक वक्त ऐसा भी आया कि क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं था। निकोल को अब कैसे भी करके क्लास में स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करने थे, तो निकोल ने अपनी मार्केटिंग रिसर्च शुरू कर दी कि किस तरह वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव मार्केट में अटेंशन पा सकते हैं।
और फिर निकोल और सोनल ने मिलकर प्रभुदेवा के मुकाबला गाने पर हिप हॉप, बेली डांस और कथक का फ्यूजन वीडियो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। उस वीडियो ने तो जैसे तहलका मचा दिया और नींव रखी गई टीम नाच की। उसके बाद निकोल ने और ज्यादा रिसर्च वर्क किया और यूट्यूब की बारीकियां सीखकर वीडियो अपलोड करना शुरू किया। 3 साल की बेतहाशा मेहनत से लगभग 85 वीडियोस और लगातार बदलते सिनेरियो में खुद को ढालते हुए आज दोनों का एक कामयाब चैनल है जिसमें 5 लाख सब्सक्राइबर हैं और मुंबई में 7 अलग अलग जगहों पर डांस स्टूडियोज भी हैं जिनमें टोटल 5000 स्टूडेंट्स हैं। आज टीम नाच अपने डांस स्टूडियोज और वर्कशॉप से तकरीबन 10 करोड़ रुपए सालाना कमा लेती है। सच अ ह्यूज अमाउंट फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि YouTube पर डांस वीडियो बनाकर टीम नाच को कोई इनकम नहीं होती क्योंकि सॉन्ग पर कॉपीराइट लेबल होता है और उसका इस्तेमाल करके कोई कुछ भी कमा नहीं सकता। दोनों ने जो भी किया बस अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने के लिए किया। इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए दोस्तों। और देखिए, इसी सब्र की वजह से आज टीम नाच एक ब्रांड है। एक और खास बात हुई इन लोगों के YouTube स्ट्रगलिंग पीरियड में। दोनों ने जिम की कमाल इस मलयालम गाने पर एक डांस वीडियो बनाया और YouTube पर अपलोड किया। केरला के रीजनल चैनल पर यह वीडियो वायरल हो गया जिसे नोटिस किया मलयालम डायरेक्टर विजय बाबू ने और उन्होंने टीम नाच को उनकी अगली मूवी में डांस का ऑफर दे दिया। 2 मलयालम गानों की पॉपुलैरिटी ने टीम नाच को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में नाम के साथ साथ YouTube फैन फेस्ट में परफॉर्म करने का मौका दिया। इनके परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड होकर वहां की ऑडियंस ने टीम नाच को वर्कशॉप रखने के लिए रिक्वेस्ट की और उसी दिन तकरीबन 500 लोगों ने वर्कशॉप अटेंड भी किया। इसके बाद तो दोनों ने कई सारे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए और सब के सब सुपरहिट रहे। अब बारी थी टीम नाच को और बड़ा बनाने की, क्योंकि अब तक जो शूट हो रहा था वो मोबाइल पर था, सिंपल कपड़ों में और कोई भी प्रोफेशनल टच नहीं था। लेकिन ब्रांड बनने के लिए अब उन्हें चाहिए थी एक पूरी की पूरी टीम जिसमें फैशन डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, ज्वेलरी जैसी सारी ज़रूरतें शामिल हो सकें। तो उनकी ये ज़रूरत पूरी कर दी ब्रांड एंडोर्समेंट ने। बड़े बड़े डिज़ाइनर अप्रोच करने लगे कि वीडियो में उनके कपड़े पहनकर डांस किया जाए, उनका मेकअप यूज़ किया जाए, उनकी ज्वेलरी पहनी जाए और एक्सेसरीज यूज़ की जाए। अब तो प्रोफेशनल शूट होने लगे, काम भी हो जाता था और साथ में एंडोर्समेंट की फीस भी मिलने लगी। वक्त के साथ साथ स्टेज, स्पेस और शो बड़े होते गए। दोनों समझ गईं कि कोरियोग्राफर और डांसर को सिर्फ नाचना ही नहीं पड़ता, शूट के दौरान उन्हें कैमरे के एंगल, अवेलेबल स्पेस को डांसर के साथ तालमेल भी बिठाना होता है। तभी तो YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर आप बाकियों से अलग दिख पाएंगे। हर्ष और मनीष से बात करते हुए टीम नाच ने बताया कि कैसे उन्हें नए नए फ्यूजन स्टेप्स सोचने पड़ते हैं दूसरे कोरियोग्राफर से अलग दिखने के लिए। हर रोज कुछ नया, कुछ हटकर सोचना पड़ता है और साथ ही स्टूडियो भी मैनेज करना पड़ता है। जो स्टूडेंट्स सीखने आते हैं वही उनके वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होते हैं। YouTube ऑडियंस के साथ साथ उन्हें अपने स्टूडेंट्स के साथ भी नया कंटेंट देना होता है। रोज कुछ नया सोचना, उस पर स्टेप्स तैयार करना, प्रैक्टिस करना, ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना, ये जानना कि ऑडियंस को अब आगे और क्या चाहिए। आए दिन बदलते हुए दौर में खुद को अपग्रेड रखना आसान नहीं होता। टीम नाच ने अपनी ऑडियंस को कभी निराश नहीं किया। ऑडियंस हमेशा कुछ नया सीखना, कुछ नया देखना चाहती है और टीम नाच ने वो सब मटेरियल, वो कंटेंट अपने ऑडियंस को दिया है। उन्हें देखकर कितनी महिलाएं, खासकर वो जो स्टूडियोज में जाकर डांस नहीं सीख सकती, वो भी नाचने लगी हैं। टीम नाच YouTube पर फिटनेस डांस, वेडिंग डांस, कंटेम्परेरी डांस वीडियोस भी अपलोड करती है, जिससे उन्हें मिलती है लॉयल ऑडियंस। पैशन के लिए सब कुछ छोड़ना आसान नहीं होता, मगर पैशन को अगर स्मार्टली फॉलो किया जाए तो डिजिटल दुनिया बहुत सारे दरवाजे खोल देती है। ढेर सारे स्ट्रगल के बाद अगर ऐसी सक्सेस मिले तो स्ट्रगल करने में प्रॉब्लम ही क्या है। हाँ, मगर बेस स्ट्रांग होना चाहिए, रिसर्च डीप होनी चाहिए और आपके पास होनी चाहिए एक टीम, क्योंकि टीम में एक इंडिविजुअल दूसरे को गलती करने से बचा लिया जाता है और एक दूसरे को निखारना आ जाता है। अच्छी टीम बनाने में वक्त जरूर लगता है, जैसे
टीम नाच को भी लगा, मगर उसकी सफलता का स्वाद भी तो काफी लंबे समय तक चलता है। तो अगर चाहिए डिजिटल दुनिया में सक्सेस, तो पैशन, टैलेंट, टीम और रिसर्च, यही है सीढ़ी उस सक्सेस की। जरा दरिया की तह तक तो पहुंच जाने की हिम्मत कर, तो फिर ऐ डूबने वाले किनारा ही किनारा है। बासित भोपाली जी का ये शेर उन सिरफिरों के लिए एकदम परफेक्ट है जो लोग रास्ता साफ ना होने पर भी चलते जाते हैं और गिरते पड़ते अपनी मंजिल पर पहुंच भी जाते हैं। और कसम से ऐसे सफर के बाद मिली कामयाबी में जो मजा है, उसका दूसरा और कोई ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता। ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स टाइप कामयाबी हासिल करने वाले सेलिब्रिटी हैं यशराज मुखाटे। दोस्तों, साल 2020 में कोविड में लॉकडाउन से जब पूरा भारत घर पर बैठकर परेशान हो चुका था, नए कंटेंट और एंटरटेनमेंट के नाम पर हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, तब यशराज ने अपना फेमस वीडियो बनाया, रसोड़े में कौन था। यूट्यूब पर अपलोडेड ये वीडियो एक कश्मीरी ने देखा और उसे जाने कितनों को भेज दिया, और बस फिर क्या था, हो गया ये वीडियो वायरल। यशराज के जीवन का टर्निंग पॉइंट, मतलब यशराज यूट्यूब, इंस्टा पर वीडियो तो 2009 से अपलोड कर रहे थे, मगर उनके फॉलोवर्स सिर्फ कुछ हजार तक ही थे। पर इस वीडियो के बाद उनके फॉलोवर्स एक हफ्ते में 6 लाख तक पहुंच गए, और डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने तो उन्हें मैसेज करके मिलने के लिए भी कह दिया। फिर जैसे ही लॉकडाउन में ढील मिली, यशराज मुखाटे निकल पड़े बॉलीवुड में सबसे मिलने। अनुराग कश्यप के साथ अमित त्रिवेदी, अनु मलिक, स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान और साथ ही साथ म्यूजिकल लेजेंड AR रहमान से मिलकर उन्होंने उनका इंटरव्यू भी लिया। अब बताइए, हैरान करने वाली बात, हौसला है तो औरंगाबाद जैसे छोटे से शहर में रहने वाला लड़का, जिसे इंडियन आइडल में जजेस के सामने पहुंचने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था, वो आज बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के गाना गाने, लिखने, कंपोज करने, साउंड मिक्स करने के लिए डिजिटल दुनिया में मशहूर हो गया है। आज यशराज डिजिटल क्रिएटर तो हैं ही, साथ ही टाटा स्काई, ड्रीम 11, वेकफिट जैसी बड़ी ब्रांड्स के जिंगल क्रिएटर भी बन गए हैं। ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली, उनका ये सफर शुरू हुआ था यशराज के कॉलेज के दिनों से ही। बचपन से ही गाने और बजाने के शौकीन यशराज ने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करना सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि सारे लेटेस्ट म्यूजिकल डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, तो उन्हें इन पार्ट्स को समझने में आसानी होगी। पढ़ते पढ़ते वो बर्थडे पार्टी में, शादी में, इवेंट्स में परफॉर्म करते थे, जिससे एक तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता था, साथ ही साथ पॉकेट मनी का भी बंदोबस्त हो जाता था। मगर इतनी प्रैक्टिस और इतनी मेहनत के बाद भी जब 2012 में इंडियन आइडल में रिजेक्ट हुए, तो पता है उन्होंने अपने पिता को क्या कहा, ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। और 2021 में जब वो अनु मलिक से मिले, तो अनु मलिक ने उनसे यही कहा कि अच्छा हुआ तुम सिलेक्ट नहीं हुए, सिलेक्ट होकर तुम अपने लिए ऐसी अलग जगह कहां बना पाते। तो दोस्तों, यशराज ऐसा क्या अलग करते हैं बाकी कंपोजर से कि वो एक अलग मुकाम पर हैं। दरअसल वो एक म्यूजिक पीस को, एक एक गाने को तोड़ते हैं, अलग अलग टुकड़ों में सुनते हैं, फिर उसे वापस जोड़कर सुनते हैं, जैसे कि गानों के अंदर के पुर्जे कोई खोल के देख रहा हो और उसे वापस जोड़कर उसकी बनावट का सीक्रेट समझ जाए। बस इसी तरह यशराज ने गाने गाना और कंपोज करना सीखा है। इसीलिए यशराज जब किसी भी और सिंगर के गाए गाने को उठाकर उसे खुद गाते और कंपोज करते हैं, तो वो इन्हीं बारीकियों से खेलते हैं, जैसे मुंह से अलग अलग बीट्स निकालना, खाली टंकी बजाना, किचन के बर्तन, कुर्सियां, यहाँ तक कि ग्लास और चम्मच तक का साउंड अलग तरह से निकालना, और बस बन गया एक यूनिक सॉन्ग। इसी सब की वजह से यशराज का बाहुबली का वर्जन सारे रिकॉर्ड तोड़ गया था, क्योंकि एक तो तेलुगु गाना, ऊपर से एक भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, और फिर भी आपको गूज बम्स आ जाएं, तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है। पहले जब यशराज गानों के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट करके यूट्यूब पर अपलोड करते थे, तो लोगों का ज्यादा अटेंशन नहीं मिलता था, मगर उनके डायलॉग मिक्स वाले वीडियो, जैसे रसोड़े में कौन था, पावरी हो रही है, और फिर बाद में आया शहनाज गिल के साथ वाला टोडा कुत्ता टॉमी और सच अ बोरिंग डे,
इन सभी वीडियोस को तो खुद काफी सारे बॉलीवुड स्टार्स ने लाइक और शेयर किया और इंस्टाग्राम पर तो इनकी रील्स भी बनने लगी। बस उसी के बाद से लोगों ने यशराज के पुराने वीडियोस ढूंढ कर सुनना शुरू किया और उनके पुराने वीडियोस पर व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ने लगे। हर्ष और मनीष से बुक के बारे में बात करते हुए यशराज ने बताया कि ऐसे क्रिएटिव वीडियो सोचने और उन्हें बनाने के लिए उन्हें कई बार तो हफ्तों लग जाते हैं और कई बार तो नहाते नहाते ही ऐसे आइडियाज आ जाते हैं। एक क्रिएटिव माइंड समय के हिसाब से काम नहीं कर सकता। मगर बढ़ते काम और प्रेशर को देखकर यशराज को कई बार प्रोजेक्ट्स टाइम पर खत्म करने होते हैं और प्रोड्यूसर्स को अपडेट भी देना होता है। तो यशराज कोशिश करते हैं अपनी कैपेसिटी को पुश करने की। किसी किसी दिन कुछ अच्छा बन जाता है, मगर कोई दिन ऐसा भी आता है जिस दिन कुछ भी नहीं बन पाता। मगर फिर भी यशराज खुद को पुश करना नहीं छोड़ते। एक छोटी सी नैप लेकर वो फिर लग जाते हैं काम पर। यशराज के हिसाब से आराम दिमाग को नया सोचने और करने की ताकत देता है। तो जब कुछ ना सूझे तो चुपचाप सो जाओ। शांत दिमाग कुछ न कुछ रास्ता जरूर ढूंढ निकालता है। यशराज मुखर्टे आज अपने आप में एक ब्रांड है, मगर उन्होंने आज भी अपनी ऑडियंस से उसी तरह का बॉन्ड बनाए रखा है जैसा इस कामयाबी से पहले था। यशराज आज भी अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं, उनके क्रिटिसिज्म को सपोर्टिंगली लेते हैं और उन सब कमियों पर मेहनत करते हैं जिन पर उनकी ऑडियंस उन्हें सलाह देती है। हर्ष और मनीष को यशराज ने भी ये बताया कि उनके कंप्यूटर में डिलीट फोल्डर का मटेरियल उनके सेव्ड फोल्डर से दुगना है। उनकी इसी क्वालिटी कंटेंट देने की आदत की वजह से वो आज लॉयल फैन फॉलोअर्स और लॉयल ऑडियंस के बीच सेफली खेल रहे हैं। आज उनकी सालाना इनकम 40 लाख से 80 लाख के बीच है। कई बार तो यशराज को ऐसा कच्चा पक्का आइडिया आता है तो वो उसे आराम से 1-2 हफ्ते लेकर ट्राई करते हैं और तब तक ट्राई करते हैं जब तक कि वो खुद सेटिस्फाइड ना हो जाएं। अगर किसी वजह से उन्हें इतनी मेहनत के बाद भी आइडिया में कुछ कमी लगती है तो वो उसे वहीं छोड़कर किसी दूसरे आइडिया पर काम करने लग जाते हैं। कई बार कुछ समय बाद वही कमी वाले आइडिया को लेकर कोई नया एक्सपेरिमेंट सूझता है तो उसके साथ वो सब ट्राई करके कुछ यूनिक बन जाता है और कई बार सीधा डिलीट करना पड़ जाता है। यशराज के मीम वीडियोस ऑडियंस को यशराज के चैनल पर ले जरूर जाते हैं, पर ऑडियंस यशराज के टैलेंट की वजह से उन्हीं पर टिक जाती है। लॉयल ऑडियंस होना भी आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है और इसके लिए यशराज खुद को खुश नसीब मानते हैं। इसलिए यशराज अपनी ऑडियंस को क्वालिटी वर्क देने का ख्याल रखते हैं। बिना किसी को कॉपी किए वो ऑडियंस को कुछ नया एंटरटेनमेंट देने की कोशिश करते हैं। इन सब में उन्हें सबसे बड़ा फायदा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का। उसी की वजह से वो हर इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस की एनाटॉमी मतलब बनावट को अच्छी तरह से समझ पाते हैं और अपने बनाए वीडियोस में उसी का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लाते हैं। हर बात को बारीकी से सीखने वाला इंसान अपने इस हुनर को इस तरह इस्तेमाल करेगा और डिजिटल दुनिया में एक अलग टाइप का कंपोजर बनकर उभरेगा। ये किसी ने भी नहीं सोचा था सिवाय खुद यशराज के। उन्होंने जो सोचा वो करके दिखाया। तो दोस्तों इसी बात पर तौफीकुल हसन साहब का एक शेर याद आ रहा है, सुन लीजिए। ये तो अपना अपना हौसला है, ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। मतलब कि ये तो हौसला है उड़ान का कि कोई छत पर ही पहुंचा और कोई सितारों के पार निकल गया। दोस्तों रणवीर कपूर का वो डायलॉग याद होगा ना आप सबको, मैं उड़ना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। तो बस उसी पर अमल करके चलिए, फिर देखिए किस्मत खुद दरवाजा खटखटा के आपकी मंजिल की होम डिलीवरी करने आपके घर तक आ जाएगी। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहां। दोस्तों ख्वाजा मीर दर्द साहब ने ये शेर जब लिखा होगा तो उन्हें भी नहीं पता होगा कि कितने लोग इस शेर से कनेक्ट कर जाएंगे। कितनी ही फिल्में, हॉलीवुड कहिए या बॉलीवुड, इस बात पर फिल्में बनाएंगे। घूमने से एक इंसान की जो मेंटल ग्रोथ होती है उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। ज्यादा घूमना मतलब ज्यादा लोगों से मिलना, ज्यादा सीखना और ज्यादा डेवलप होना। मगर इसमें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है पैसा। बिना पैसों के घूमना पॉसिबल नहीं।
और पैसा कमाने बैठे तो घूमना पॉसिबल नहीं। पर अगर ऐसा हो जाए कि घूमते घूमते ये घूमने का शौक ही आपको पैसा कमा कर दे दे, जी हाँ, डिजिटल वर्ल्ड में क्या कुछ पॉसिबल नहीं है। बस जज्बे और जिद के साथ साथ प्लानिंग, टैलेंट और सपोर्ट हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। और इस बात के जीते जागते एग्जाम्पल हैं अभी और न्यू की जोड़ी। अभिराज राजाध्यक्ष और नियति मावुंकुरे, एक ऐसा कपल जो कॉलेज में मिले, प्यार हुआ, शादी हुई। हैं तो दोनों ही अलग अलग फील्ड से, मगर दोनों का पैशन एक जैसा और एक जैसी सोच भी। बस फिर क्या था, निकल पड़े दोनों दुनिया की सैर पर। 100 रीजन्स टू लव इंडिया इस नाम से शुरू की उन्होंने अपनी पहली यूट्यूब सीरीज, जो कि कोई डिटेल्ड ब्लॉग नहीं, बस हर वीडियो था 3 मिनट का इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें उस जगह के फैक्ट्स, उसके कल्चर, वहाँ की खासियत, वहाँ की हिस्टोरिकल वैल्यू की बात होती थी। वीडियो इतने छोटे और इंटरेक्टिव थे कि लोगों ने हाथों हाथ लाइक और सब्सक्राइब किया। बस तभी से ये कपल बन गया यूट्यूब का हैपनिंग ट्रेवलिंग कपल। दोस्तों, अभी और न्यू एकदम साधारण से बैकग्राउंड वाली फैमिली में पैदा हुए। बाकी मिडिल क्लास बच्चों की तरह इन्हें भी लाइफ में पढ़ लिख कर सेटल होना था, मगर जब जब जो होना है तब तब सो होता है। दोनों ने कुछ ही समय के बाद ये 9 to 5 वाली जॉब छोड़ दी और वो किया जिसकी उन्हें खुद को भी उम्मीद नहीं थी। अभी ने कॉलेज के बाद एक एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन कर ली, जहां वो दूसरी ब्रांड, दूसरी कंपनी के लिए फिल्म्स और वीडियोस बनाते थे। यहीं से शुरू हुआ उनका जॉब डिससेटिस्फैक्शन। उन्हें लग रहा था कि वो जो भी कर रहे हैं दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी वो चाहकर भी दिखा नहीं पा रहे थे। इसी बीच अभी नास डेली के नास से मिले। 2017 से ही अभी नुसीर यासीन को फॉलो करते थे, जो कि डिजिटल वर्ल्ड में नास डेली नाम से मशहूर हैं। हार्वर्ड ग्रेजुएट नास ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी इंजीनियर की जॉब छोड़कर चुना देश विदेश में घूमना, और उन्होंने अपनी पूरी ट्रैवल के 1000 वीडियो बनाए। फेसबुक पर 1 मिनट का एक वीडियो वो डेली पोस्ट करते थे, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर सोशल इन्फ्लुएंसर बन गए। अभी नास से पहले ही इंस्पायर थे और नास के सोशल मीडिया कंपटीशन में भेजे अभी के वीडियोस की वजह से ही वो दोनों आपस में मिले। अभी ने नास का ट्रांसलेटर बनके नास को इंडिया में कई सारी जगहों पर वीडियो शूट में मदद की। इस दौरान वो नास से बहुत कुछ सीखे भी। नास से मिलकर अभी को ये समझ आ गया था कि अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है तो चैनल अपना होना चाहिए, और तभी अभी ने 2017 में अपने पहले यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, फॉलोइंग लव नाम से, जिसमें अभी अकेले ही होते थे। इस चैनल पर अभी ट्रैवलिंग वीडियोस, पॉलिटिकल व्यूज, सोशल मुद्दे, रोजमर्रा के स्ट्रगल शेयर करते थे। मगर अभी के वीडियोस की ये खासियत थी कि उनके वीडियोस में कुछ भी नेगेटिव नहीं होता था, बल्कि प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन हुआ करते थे। इसी दौरान अभी ने डिसाइड किया कि महीने में एक बार वो घूमने जाएंगे और उस जगह पर वीडियो बनाएंगे। इस तरह अभी ने अपने चैनल के लिए 12 ट्रैवलिंग वीडियोस बनाए, पर उससे भी कुछ खास फॉलोअर्स नहीं बढ़े, न ही अच्छे व्यूज मिले। 2018 में अभी और न्यू ने शादी कर ली। अभी ने न्यू से कहा कि वो चाहता है न्यू भी वीडियोस में आए। दोनों ने इस बार विदेश ट्रिप करने का डिसाइड किया। न्यू भी खुद नेटवर्क बेस्ड मार्केटिंग में कुछ कम नहीं थी। अभी और न्यू ने हनीमून के लिए ऑस्ट्रिया और जर्मनी जाने का सोचा, तो न्यू ने सोचा कि क्यों ना वहां के टूरिज्म डिपार्टमेंट को अप्रोच किया जाए कि उनकी जगह को ये लोग अभी के चैनल फॉलोइंग लव पर प्रमोट करेंगे, और बदले में वहां का टूरिज्म डिपार्टमेंट उनकी मदद कर दे। और बात जम भी गई। इसी तरह अभी और न्यू एक नया कॉन्सेप्ट ले आए, एक अलग तरीके का ट्रैवलिंग कोलैबोरेशन। मगर विदेश की ये ट्रिप भी यूट्यूब पर कुछ खास नहीं कर सकी। इससे अभी काफी निराश और हारा हुआ महसूस कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद अभी और न्यू का ओरोविले और ऋषिकेश जाना हुआ। वहीं अभी को लगा कि इंडिया में ही इतना कुछ है प्यार करने लायक, तो यहीं एक्सप्लोर करते हैं ना। तभी दोनों ने सोचा लेट्स हैव अ बेबी। मगर ये बेबी अलग था, ये था उनका ब्रेन चाइल्ड। 100 रीजन टू लव इंडिया। न्यू ने अपना फुल टाइम जॉब छोड़कर फ्रीलांस वर्क असाइनमेंट लिए ताकि वो अभी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। दोनों को कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है, सिवाय इसके कि वीडियो की शुरुआत में बोलना है डू यू नो, और आखिर में कहना है दैट्स द रीजन आई लव माई इंडिया।
दोनों को ये बिल्कुल नहीं पता था इसका आउटकम क्या होगा। बस ये तय था कि हमें इस ट्रिप को पूरी तरह से जीना है, और उनके इसी एटीट्यूड ने इस पूरी सीरीज को सक्सेसफुल बनाया। पर यह इतना आसान और फन नहीं था जितना देखने और सुनने में लग रहा है। पूरा दिन ट्रैवल करना, ऐसी ऐसी जगहों पर जाने के बाद जहां सिर्फ घंटों पैदल चलकर जाना पड़े, पैसे बचाने के लिए ट्रक वालों से लिफ्ट लेना, ढाबों पर खाना, थकने के बाद रूम पर जाकर सोने की बजाय जहां अभी एडिटिंग करते वक्त वहीं नीयू अपने राइटिंग असाइनमेंट पूरा करने बैठ जाती। उनकी इस जर्नी में उन्होंने ऐसी ऐसी जगहें तलाश की जिनके बारे में शायद ही किसी को पता हो, और इसी वजह से उनकी इस सीरीज को फॉलोअर्स ने इतना प्यार दिया कि उनके सब्सक्राइबर रातों रात बढ़ गए। फिर आया कोविड का दौर। सारी दुनिया रुक गई। अभी और न्यू भी घर पर बंद हो गए, पर उन्होंने उस वक्त में भी अपनी ऑडियंस से जुड़े रहने के लिए वीडियोस बनाने की ठानी। पर अब वीडियो ट्रैवलिंग के नहीं, ओटीटी, मूवी रिव्यू, हिस्टोरिकल इवेंट्स, पॉलिटिकल एजेंडा, स्कैम्स, जनरल नॉलेज। देखने पर लगेगा कि कितने कॉमन टॉपिक हैं, मगर दोनों का वीडियो 3 मिनट का इंटरेक्टिव वीडियो विद सबटाइटल्स और क्रिस्प होता था। बस यही तो है उनके सक्सेस का सीक्रेट। दोनों ने सोशल मीडिया का पावर सोशल गुड के लिए इस्तेमाल करने की ठानी। दोस्तों, आपने देखा होगा जब कोई विदेशी भारत आता है तो उन्हें दिखाया जाता है भारत की गरीबी, आतंकवाद, गंदगी। तो इन दोनों ने यहाँ के हेरिटेज, कल्चर और रिच कुजीन के बारे में दिखाने की ठानी। जब मीडिया में आपको सारा दिन नेगेटिव खबरें देखने को मिलती हैं, वहीं अभी और न्यू ने सोचा कि कुछ अलग, कुछ स्पेशल दिखाया जाए, ऐसी जानकारी दी जाए जिससे ऑडियंस का कुछ फायदा हो। उन्होंने अपने हर वीडियो को मिलेनियल फ्रेंडली फॉर्मेट में बनाया, मतलब कि बस 3 मिनट में सारी बेसिक डिटेल के साथ इंपॉर्टेंट जानकारी विद क्रिस्प फैक्ट्स। जैसे 2019 में कपल ने इको फ्रेंडली गणेशा के बेनिफिट्स के बारे में एक वीडियो अपलोड किया, और मुंबई में ये आइडल आपको कहाँ कहाँ मिलेगा ये जानकारी भी दी। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया और अलग अलग शहरों के लोग कमेंट्स में बताने लगे उनके शहर में इको फ्रेंडली गणेशा कहाँ मिलेंगे। जैसे पूरा देश अलर्ट हो गया अपनी सोशल जिम्मेदारी को लेकर। उसी तरह दोनों कपल ने लेह लद्दाख में प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर वीडियो बनाया, जो कि फिर एक लहर को लेकर आया सोशल अलर्टनेस की। यही तो चाहिए था दोनों को कि लोग वीडियो देखें, उससे कुछ सीखें और अपनी सोशल जिम्मेदारी को समझें। ब्रांडिंग को लेकर भी दोनों बहुत ही समझदारी से काम करते हैं। किसी भी कोलैबोरेशन में उनका एक ही मोटो होता है, हम अपने आइडिया रखेंगे, आप अपने आइडिया को रखो, और मिलकर कुछ नया बनाते हैं। दोनों का मानना है कि डिजिटल क्रिएटर को क्यूरियस और सेल्फ डाउट से भरा होना चाहिए। हर बात को 2 नज़र से देखना आना चाहिए। बर्ड आई व्यू मतलब कि मैक्रो पर्सपेक्टिव यानी इंटरनेट रिसर्च, और दूसरा वॉर्म्स व्यू एकदम पास से माइक्रो पर्सपेक्टिव मतलब लोगों से पूछकर वहां जाकर। इसी बात की वजह से दोनों ने डिजिटल वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाई है, और आज उनकी ईयरली इनकम 3 करोड़ के आसपास है। हर्ष और मनीष से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब आप अपने साथ साथ औरों का भी अच्छा करने का सोचते हो तो काम अपने आप सही होने लगते हैं, आइडियाज अपने आप आने लगते हैं, क्योंकि भारत में इतना कुछ है कि आपकी पूरी एक जिंदगी भी कम पड़ेगी इसको डिस्कवर करने में। दोनों ने किसी भी परफेक्ट टाइम का वेट नहीं किया, बल्कि टाइम को परफेक्ट बनाया। अपने मोनोटोनस रूटीन में भी वो अपनी हॉबी के लिए अलग से टाइम निकालते रहे, जिससे उन्हें पता चला कि उन्हें सबसे अलग क्या करना है। दोनों ने कभी भी पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं दी। हाँ, ये सही है कि पैसा उनके काम के लिए जरूरी था, लेकिन हासिल उन्हें सक्सेस करनी थी, क्योंकि पैसा पेट्रोल की तरह होता है। बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, मगर पेट्रोल आपका डेस्टिनेशन नहीं होता, बल्कि आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाता है। दोनों ने हमेशा रिसर्च पर जोर दिया और हर वीडियो के कंटेंट राइटिंग को शॉर्ट रखा। दोनों के हिसाब से लर्न बिफोर अर्न जरूरी है, और सबसे जरूरी ऐसा नहीं कि उन्हें नेगेटिविटी कभी सताती नहीं। कई बार ऐसा हुआ कि दोनों को लगा कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता, मगर फिर अपनी मेहनत और कुछ नया करने की लगन ने दोनों को अपने लक्ष्य पर टिकाए रखा। आज अभी और न्यू के यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। दोनों की मंथली इनकम 3 लाख के आसपास है,
और ब्रांडिंग से तकरीबन 3 करोड़ तक उनकी ईयरली इनकम होती है। आसान तो नहीं था, पर नामुमकिन भी तो नहीं था। तो बस जो आसान नहीं है वही तो कामयाबी का रास्ता है। जितना ज्यादा मिलोगे, जितना ज्यादा बाहर निकलोगे, उतना ही ज्यादा समझोगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। जैसे देखने में तितली कितनी सुंदर होती है, मगर उसके तितली बनने तक का सफर कितना दर्दनाक होता है। मगर फिर जब तक कैटरपिलर अपना कोकून नहीं बनाएगा और उससे बाहर नहीं निकलेगा, तब तक वो तितली भी कैसे बनेगा। बस यही तो है असली लाइफ। निकलो, बढ़ो, घूमो, सीखो और फिर पहले से और भी ज्यादा आगे बढ़ो। लाइफ एक ऐसा गेम है जिसे खेलने वाला अगर पहले से बनाए हुए नियमों पर चला तो सिर्फ कामयाबी मिलेगी, मगर अगर खेलने वाले ने लीग से हटकर नियम बनाए और क्रिएटिव फील्ड पर एकदम अच्छे से खेल गया तो कामयाबी के साथ साथ होलसेल में खुशी भी मिलेगी। दोस्तों, ये श्लोक आपने जरूर सुना होगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब कि काम करने से ही सफलता मिलती है, ना कि बस प्लानिंग करने से। सोते हुए शेर के मुंह में भी हिरन अपने आप से आकर नहीं घुस जाता कि लो भाई खा लो मुझे। प्लानिंग उतनी ही जरूरी है जितना जरूरी है एग्जीक्यूशन। अरे ये तो हमारी नेक्स्ट सेलिब्रिटी पर एकदम जचता है भाई। 15 साल की छोटी उम्र में गेमिंग जैसे एकदम यूनिक कंटेंट में डिजिटल क्रिएटर बनना जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए कुकू एफएम। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। दोस्तों, ये बात तो हम में से हर किसी ने अपने बचपन में जरूर सुनी होगी। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, क्या आपको खेलने के लिए कभी मना नहीं किया गया? खेल बेटा खेल, पढ़ाई में रखा ही क्या है, कभी सुना है? नहीं, बल्कि इसका उल्टा, पढ़ो बेटा पढ़ो, खेलने में रखा ही क्या है, ये सुनने को जरूर मिलता होगा। अभी पढ़ लो, बाद में तो पूरी जिंदगी पड़ी है, जो अच्छा लगे कर लेना। पर एक बार सपनों के साथ, इच्छाओं के साथ कंप्रोमाइज कर लो, फिर तो सिर्फ कमाना ही जिंदगी हो जाती है। दोस्तों, ये सब हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इसे इग्नोर करते हुए हमारी इस सेलिब्रिटी ने खेलने में ही करियर बनाया। ना 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 ना, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली की तरह नहीं, ये बने वीडियो गेमर। ऐसे गेमर जिन्होंने यूट्यूब पर अपना पहला डिजिटल कंटेंट ही वीडियो गेम चुना और बन गए इंडिया के पहले डिजिटल गेमिंग कंटेंट प्रोवाइडर। आज इनके 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और आज ये माइनक्राफ्ट जैसी गेमिंग कंपनी से जुड़कर इंडिया में एक हाई एंड गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का सपना देख रहे हैं। वैसे ये सपना है तो बहुत रिस्की और मुश्किल भी, लेकिन वो तो बचपन से ही प्लेयर टाइप रहे हैं, तो एक प्लेयर के लिए रिस्क और मुश्किल तो मोटिवेशन बूस्टर का काम करते हैं। 12 जनवरी 2002 में दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे उज्जवल चौरसिया गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। वो पढ़ाई में तो अच्छे थे ही साथ स्पोर्ट्स में बेहतरीन थे। वीकडेज में वो रोज 3-4 घंटे खेलते और वीकेंड में 6-7 घंटे खेलते। उन्हें टीवी देखना पसंद नहीं था, पर मोबाइल गेम के बड़े शौकीन थे। मगर पढ़ाई से ध्यान ना भटके, इसलिए परिवार वालों ने उन्हें स्मार्टफोन नहीं दिया। क्लास 11th में जब उज्जवल ने कंप्यूटर साइंस चुना तो उनका खेलने का समय घंटों से मिनटों पर आ गया और धीरे धीरे उनका आउटडोर प्ले बंद हो गया। पर खेल के बिना तो उन्हें मजा ही नहीं आ रहा था। तो उज्जवल तो ठहरे उज्जवल, उन्होंने तरीका ढूंढ निकाला। वो अपने बड़े भाई से रोज रात को 1 घंटा फोन लेकर मोबाइल गेम खेलने बैठ जाते। 1 घंटा मतलब 1 घंटा, क्योंकि खेल के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दोस्तों, उज्जवल का वीडियो गेम को लेकर क्रेज इतना था कि वो सारे गेम्स खेलना चाहते थे जो बाकी बच्चे प्ले स्टेशन या पर्सनल कंप्यूटर पर खेलते थे। पर उज्जवल को भी पता था घर वाले ये सब डिवाइस लेकर नहीं देंगे। पर डिवाइस की कमी उज्जवल को हाई एंड गेम खेलने से कहाँ रोक सकती थी। वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। बस उज्जवल ने भी तरीका ढूंढ निकाला अपने भाई के मोबाइल पर हाई एंड गेम्स खेलने का। जब उज्जवल के दोस्तों और क्लासमेट्स को पता चला तो पहले तो उन्हें लगा उज्जवल झूठ बोल रहा है, मगर बाद में जब उन्हें विश्वास हुआ कि उज्जवल अपने भाई के मोबाइल में 2 GB गेम्स खेल पाता है
जबकि बाकी सब बस 100 MB तक के। तो उन सब ने उज्जवल से तरीका पूछ लिया, मगर उज्जवल के बताए स्टेप्स वो सब फॉलो नहीं कर पाए। अब इतने सारे लोगों को उज्जवल कहाँ से एक एक करके मदद करते। इसलिए उन्होंने यूट्यूब पर एक ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड कर दिया, हिंदी वॉइस ओवर के साथ। इसके साथ ही 7 और वीडियोस अपलोड कर दिए दूसरे गेम्स डाउनलोड करने के। तो ऐसे हुई उज्जवल के यूट्यूब करियर की शुरुआत। अपने बड़े भाई के सपोर्ट से मोटिवेट हुए उज्जवल ने 2017 में टेक्नो गेमर्स नाम से एक यूट्यूब चैनल भी बना दिया। स्टीव जॉब से उज्जवल इतने इंस्पायर्ड थे कि उन्हें लगता था कि लाइफ में वो करना चाहिए जो कोई नहीं कर सकता। ऐसे एक बार किसी रिलेटिव ने उज्जवल की मॉम को एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया, मगर उसमें गूगल प्ले स्टोर नहीं था। अब बिना गूगल प्ले स्टोर के कोई गेम कैसे डाउनलोड होगा। लेकिन उज्जवल ने न सिर्फ इसका तोड़ ढूंढ निकाला, बल्कि उस पर और भी ज्यादा हाई एंड गेम्स खेलने लगे। मतलब जो गेम्स उनके क्लासमेट्स 30,000 के प्ले स्टेशन पर खेलते थे, वही गेम्स उज्जवल 5,000 के मोबाइल पर खेल रहे थे। उज्जवल ने जब यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा, तब ड्रैगन बॉल जेड गेम बहुत फेमस था। उज्जवल ने उसी गेम को सेंटर में रखकर सारे कंटेंट बनाए, पर धीरे धीरे उज्जवल उस गेम को हर एंगल से खेलकर बोर हो गए। और जब उन्होंने इस गेम को छोड़कर पबजी पर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, इसकी वजह से उनके पुराने ड्रैगन बॉल जेड के सब्सक्राइबर्स ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। अब उज्जवल को ढूंढनी थी कोई मिड वे, क्योंकि लॉयल ऑडियंस को इस तरह खो देना ठीक नहीं था। उज्जवल ने अब ड्रैगन बॉल जेड पर भी वीडियो कंटिन्यू रखा और पबजी पर भी, और ऐसे ही वो नए गेम्स पर भी वीडियो बनाने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें अपने इंटरेस्ट से शिफ्ट नहीं होना है, ऑडियंस के इंटरेस्ट से शिफ्ट होना है। जब तक ऑडियंस का इंटरेस्ट दूसरे गेम की तरफ शिफ्ट नहीं हो जाता। कुछ वक्त के बाद उज्जवल ने लाइव स्ट्रीमिंग चैनल भी शुरू कर दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा उज्जवल। पबजी को लेकर उज्जवल को एक अलग ही क्रेज था। वो इंडिया में होने वाली पबजी टूर्नामेंट में जाना चाहते थे। अपनी मेहनत से उज्जवल ने फाइनली इस टूर्नामेंट में हिस्सा तो ले लिया, मगर सेमीफाइनल्स में आउट हो गए। वैसे तो स्पोर्ट्स में हर स्पोर्ट्समैन तैयार होता है हार के लिए, मगर उज्जवल ने इसे सीरियसली ले लिया। लेकिन फिर बड़े भाई अंकित ने जब एलॉन मस्क के बारे में बताया कि कैसे एलॉन मस्क फेलियर को जरूरी मानते हैं, क्योंकि जब तक इंसान फेल नहीं होगा वो मेहनत करेगा ही नहीं। बस इसी बात से उज्जवल इतना मोटिवेट हो गए कि वो बस अपनी तरफ से की हुई मेहनत पर ही ध्यान देने लगे। तकरीबन 1.5 साल तक वीडियोस अपलोड करने के बाद और 4 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद भी उज्जवल को यूट्यूब से कोई इनकम नहीं हो रही थी। बताइए, इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी उज्जवल को कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनका अकाउंट वेरिफिकेशन बाकी था। मगर फिर भी उज्जवल रुके नहीं, उन्होंने वीडियोस अपलोडिंग शुरू रखी। इन्हीं 4 लाख सब्सक्राइबर्स की वजह से उज्जवल को यूट्यूब की गेमर इवेंट में बुलाया गया, मगर उज्जवल को कोई पहचान नहीं रहा था। बल्कि जिन गेमर के उज्जवल से भी कम सब्सक्राइबर थे, फैंस उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। घर आकर उज्जवल ने जब ये बात अपने बड़े भाई के सामने रखी, भाई ने उज्जवल को कैमरे में सामने आने के लिए कहा, क्योंकि अब तक के 300 वीडियोस उज्जवल ने सिर्फ कमेंट्री करके बनाए थे। मगर अब वक्त आ गया था कि उज्जवल फ्रंट कैमरा इस्तेमाल करें। बस उज्जवल ने आगे वही किया। उज्जवल ने शुरू की GTA स्टोरी सीरीज, जो कि ओरिजिनल स्टोरी से एकदम अलग थी। लोगों को ओरिजिनल स्टोरी तो पहले से पता थी, इसलिए उज्जवल ने स्टोरी लाइन एकदम अलग ही कर दी। वही प्लॉट, वही कैरेक्टर, मगर पूरी की पूरी कहानी अलग, और साथ ही देसी कमेंट्री, देसी डायलॉग और साथ ही देसी ह्यूमर भी। अपनी स्टोरी टेलिंग की वजह से उज्जवल के सब्सक्राइबर बढ़कर 10 लाख पहुंच गए। आज उज्जवल तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास साल भर में कमा लेते हैं, और साथ ही उन्हें ब्रांड डील से अलग फायदा मिलता है। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सक्सेस, वाह! आज उज्जवल के पास वो पूरा सेटअप है जो एक प्रोफेशनल गेमर के पास होता है, और साथ ही उज्जवल माइनक्राफ्ट से भी जुड़े हुए हैं। उज्जवल ने हर्ष और मनीष को यह भी बताया कि कैसे माइनक्राफ्ट बच्चों के मेंटल, क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग के लिए बेहतरीन गेम है। उज्जवल ने यह भी जिक्र किया कि वो चाहते हैं कि पबजी टूर्नामेंट की तरह ही माइनक्राफ्ट का भी टूर्नामेंट इंडिया में हो, और इसके लिए वो काफी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। दोस्तों, एक रिसर्च के हिसाब से अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट होना चाहते हैं
उसमें नाम कमाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10,000 घंटों की प्रैक्टिस होनी चाहिए उस काम की। उज्जवल जो बचपन से ही खेल की रोज 14 से 15 घंटे प्रैक्टिस करते हैं वो तो जल्द ही अपने गेमिंग करियर में हीरो बन ही जाएंगे। दोस्तों, कोविड के बाद से हम सब ने बहुत से बदलाव देखे, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव था यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट कंटेंट का बढ़ना। कितने नए कंटेंट प्रोवाइडर्स आ गए हैं यूट्यूब पर और काफी अच्छा कमा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि ऑडियंस टेलीविजन की बजाय यूट्यूब ज्यादा देख रही है, इसलिए ब्रांडिंग और एंडोर्समेंट कंपनी भी यूट्यूबर से कोलैबोरेट कर रहे हैं। जिस तरह पहले बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट बनना चाहते थे, वहीं आज काफी बच्चे यूट्यूबर बनना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है वीडियो अपलोड करना एकदम फ्री है। आप अपना टैलेंट दुनिया तक फ्री में पहुंचा सकते हैं और अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ गए तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। पहले जहां सिर्फ इंग्लिश में कंटेंट बना करते थे, अब हिंदी और इंग्लिश में बनने लगे। पर जैसा कि हर प्रोफेशन में रिस्क होता ही है, इसके भी अपने रिस्क हैं। जैसे कि रोज हर मिनट 500 घंटे की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक क्रिएटर जब अपना वीडियो अपलोड करता है तो यूट्यूब की इस बाढ़ में कहां खो जाता होगा। उस पर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने ब्रांडिंग और इंडोर्समेंट पर भी नए रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए हैं, जिससे क्रिएटर्स का स्ट्रेस और बढ़ गया है। लेकिन अगर आप में जज्बा है तो ये सब परेशानियां कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह हमने इन 11 सेलिब्रिटीज के डिजिटल करियर के बारे में जाना है, वी आर श्योर आप हर प्रॉब्लम का हल खोज लेंगे। सबने अपनी जर्नी से कुछ न कुछ सीखा है और हम सब अब उनसे सीखेंगे। वाह, साउंड्स इंटरेस्टिंग ना? हर्ष और मनीष जो कि बूमिंग डिजिटल स्टार्स के ऑथर हैं, उन्हें तो शुक्रिया कहना बनता है ना, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ इन क्रिएटर्स की लाइफ जर्नी, इनकी सक्सेस, इनकी हार और इनकी परेशानियां हमारे साथ डिस्कस की हैं। और इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनकर आप भी बन सकते हैं अगले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा और सुनते रहिए कुकू FM, सुने जो मन चाहे।